कानून लागू करने वालों में से एक ने सिद्धार्थ के ठीक सामने आकर उसे रोक दिया। सिद्धार्थ की नाक पर अपनी लाठी लहराते हुए उसने दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? यह व्यक्ति है। शिष्यों में से एक ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। चुप रहो। तुम बाहरी संप्रदाय के शिष्यों, बस अपने कुत्ते का खाना ठीक से खाओ। दखलंदाज लोग इसे मांग रहे हैं, कानून लागू करने वाले ने शाप दिया। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के वस्त्रों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह सीधे सिद्धार्थ की फोटोग्राफिक जेड छीनने के लिए आगे बढ़ा। परिणामस्वरूप सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा, जिससे वह दूर दीवार से जा टकराया। अपार शक्ति के कारण वह पेंटिंग की तरह चपटा हो गया। हर जगह खून बहने लगा। कमीने, तुमने कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तुम। सिद्धार्थ के हमले से तुरंत अन्य कानून प्रवर्तकों का गुस्सा भड़क उठा और वे सब उस पर टूट पड़े। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, आप ऐसा नहीं कर सकते। उनके पास एक शक्तिशाली पीठ है। पाओ 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 पाओ। लेकिन सिद्धार्थ को इसकी परवाह नहीं थी। उसने उनमें से हर एक को एक एक थप्पड़ मारा। वे सभी उल्कापिंडों की तरह पीछे हटे और दीवार से टकरा गए। वे दीवार में फेंके गए गोबर के ढेर की तरह लग रहे थे। अरे, मुझे उन लोगों से नफरत है जो मुझसे बात करते समय मेरी नाक की ओर इशारा करते हैं। सिद्धार्थ ने अपने हाथ थपथपाए। दीवार पर मानव आकृति वाली पेंटिंग्स को देखते हुए उसने जमीन पर थूक दिया। बाहरी संप्रदाय के अनुयायी सभी भयभीत थे। वे जानते थे कि इन कानून लागू करने वालों को भड़काया नहीं जा सकता। घमंडी बदमाश, तूने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। जरा ठहरो। जमीन में धंसी ईंटों में से एक वक्ता की ओर चली। वह सीधे उस पर लगी और उसे खून की उल्टी होने लगी। उस ईंट ने उसे लगभग 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या तुम यह बात फिर से कहना चाहोगे? सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। ये लोग बहुत घमंडी थे। कुछ तुच्छ जियांटियन शिष्यों ने उसके चेहरे पर शाप देने की हिम्मत की। वे हिम्मत वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। यदि सिद्धार्थ ने उन्हें उनकी जगह पर नहीं रखा तो वह सिद्धार्थ नहीं होगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, यह ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि वे कितने अद्भुत हैं जो मेरी नाक पर गाली देने की हिम्मत कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाया। सबसे ज्यादा परेशान करने वाले लोग वे थे जो उससे भी ज्यादा जंगली थे। शुरू में वह परेशानी भड़काने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन ये लोग बहुत आगे निकल गए थे। सिद्धार्थ ने जानबूझकर चारा के रूप में एक फोटोग्राफिक जेड निकाला और परिणाम अपेक्षित था। मेरे कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों पर हमला करने की हिम्मत किसने की? क्या आप चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार को जुआंटियन दाओ संप्रदाय से बाहर निकाल दिया जाए? इस समय लोगों का एक और समूह दौड़कर आया। यह समूह पहले समूह से अधिक शक्तिशाली था। उनके साधना आधार समुद्र विस्तार तक पहुंच चुके थे, लेकिन वे कानून लागू करने वाले वस्त्रों के बजाय साधारण वस्त्र पहने हुए थे। बेटे, क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? आगे खड़ा बड़ा आदमी चिल्लाया। उसने सिद्धार्थ की तरफ अपनी लाठी लहराई। सिद्धार्थ ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका जवाब चेहरे पर एक तमाचा था। पहले समूह के पीछे पीछे वह बड़ा आदमी दीवार पर एक पेंटिंग बन गया। पहले हमले के बाद सिद्धार्थ ने कोई विराम नहीं लिया। बड़े आदमी का पीछा करने वाले बाकी सभी लोग दीवार से टकरा गए। वे इतनी जोर से टकराए कि उन्हें निकाला नहीं जा सका। सिद्धार्थ के अलावा कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्य भी अचंभित थे। यह बहुत ही दबंग बात थी। वे इस बात से अनजान थे कि सिद्धार्थ को एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में पदावनत किया गया था क्योंकि उसने एक शिक्षक की पिटाई की थी। उन्हें केवल एक शिष्य का स्वागत करने का आदेश मिला था और उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस शिष्य का वे स्वागत करने जा रहे थे वह सिद्धार्थ होगा। अगर उन्हें उसकी डिमोशन की वजह पता होती तो उन्हें अब इतना झटका नहीं लगता। अगर उसने किसी टीचर को पीटने की हिम्मत भी की होती तो ये छोटे छोटे लड़के कुछ भी नहीं थे। वे अभी शहर के दरवाजे के पास ही थे और सिद्धार्थ पहले से ही लोगों का इस्तेमाल करके दीवार पर भित्तिचित्र बना रहा था। शोरगुल के कारण और भी ज्यादा दर्शक इकट्ठा हो गए। जब लोगों ने सुना कि यह सिद्धार्थ है तो पूरा शहर अफरातफरी में डूब गया और लोग उमड़ पड़े। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने कहा था। मूलतः बाहरी संप्रदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो सिद्धार्थ को नहीं जानता था। उन सभी ने उसका महान नाम सुना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछली पीढ़ियों में चारों क्षेत्रों के शिष्य केंद्रीय मैदानों की स्वर्गीय प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए मात्र हरी पत्तियां थे। पीढ़ियों से यहाँ रहने वाले लोगों को उम्मीद थी कि चारों क्षेत्रों में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ प्रकट होगा जो उन लोगों के खिलाफ लड़ेगा जो उन्हें नीची नजर से देखते थे।
इसलिए जब सिद्धार्थ ने 4 क्षेत्रों के 10,000 से ज्यादा कमजोर शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय के मुकदमे में पास कराया और सेंट्रल प्लेन्स के सबसे प्रतिभाशाली क्यू शिन्यान को लगभग मार डाला, तो उसके वीर नाम ने उन सभी के दिलों को हिला दिया था। इन सभी लोगों को उम्मीद थी कि वह अपना गुस्सा निकालेंगे। अब लोगों के इस समूह के सामने सिद्धार्थ अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे खड़ा था और वहां कई दर्जन लोग थे जिन्हें दीवार में इतनी जोर से पटका गया था कि वे चपटी रोटी की तरह लग रहे थे। वे आज्ञाकारी ढंग से वहां लेटे हुए थे, उनका खून धीरे धीरे दीवार से नीचे टपक रहा था। उन लोगों की हड्डियां टूट चुकी थीं और वे हिलने डुलने में असमर्थ थे। हत्यारों के इस समूह का भी अंत ऐसे ही दिन हुआ। अंततः प्रतिशोध आ ही गया। कानून लागू करने वालों की दयनीय स्थिति को देखकर किसी को भी जरा भी दया नहीं आई। उन्हें सिर्फ नफरत ही महसूस हुई। उनकी नजर में ये लोग ऐसे शैतान थे जो किसी भी अपराध से पीछे नहीं हटते थे। ठीक इसी समय भीड़ ऐसे अलग हो गई मानो राक्षसों से भाग रही हो और लोगों का एक और समूह प्रकट हुआ। ये लोग कानून प्रवर्तन हॉल के वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने किनारों पर नीली परत वाली चौकोर टोपियां पहन रखी थीं। यह कानून प्रवर्तन हॉल का विशिष्ट रंग था। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक तीसरे दर्जे का दिव्य प्राणी था, जिसकी साधना का आधार समुद्र विस्तार के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने चिल्लाकर कहा, मेरे क्षेत्र में लोगों पर हमला करने वाला कौन था? अब तुम अपना जीवन नहीं चाहते, क्या यही बात है? सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगभग यकीन ही नहीं हुआ। ये घमंडी लोग कानून प्रवर्तन हॉल से थे। उनके कपड़े अस्तव्यस्त थे और उनकी टोपियां टेढ़ी थीं। जहां तक सामने वाले व्यक्ति की बात है, वह स्पष्ट रूप से नशे में था। उसकी निगाहें उसके कदमों की तरह अस्थिर थीं। सिद्धार्थ जैसे अनुभवी व्यक्ति के लिए भी यह पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था। बेटे, क्या तुम परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे? तुम मरना चाहते हो? उसने सिद्धार्थ पर चिल्लाया। उसके पीछे का समूह छोटा तो नहीं था, लेकिन बड़ा भी नहीं था। वे सभी नशे में लग रहे थे। बहुत संभावना है कि जब वे उपद्रव की ओर खींचे चले आए थे, तब वे शराब पी रहे थे। हर कोई इस बात से नाराज था कि ये उनके कथित कानून लागू करने वाले लोग थे। समुद्र के बीच में एक कानून लागू करने वाला व्यक्ति सिद्धार्थ के ठीक सामने आया और उसने अपना हाथ उठाया। बड़े भाई, उसके साथ इतने सारे शब्द क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस उसे मार डालो। जैसे ही वह हमला करने वाला था, सिद्धार्थ का हाथ उसके चेहरे पर बिजली की तरह टकराया। एक जोरदार आवाज के साथ वह व्यक्ति भी दीवार से टकरा गया। बच्चा, इस समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमला करने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने उसके बाल पकड़ लिए। खींचते हुए सिद्धार्थ ने उसके घुटने को कुचल दिया। सिद्धार्थ के घुटने की सख्त हड्डी ने उस आदमी की नाक पर बुरी तरह से प्रहार किया। इस एक हमले से वह बेहोश हो गया। सिद्धार्थ ने उसे एक और लात मारी, जिससे दीवार पर एक और इंसानी चपटी रोटी गिर गई। यह रोटी बाकी रोटी से अलग थी। उसने बहुत बड़ा क्षेत्र घेर रखा था और खून के अलावा उसमें से कुछ चमकदार सफेद चीज भी निकल रही थी। बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि यह क्या है। अरे, उसने शायद कई सालों से साधना नहीं की है। यहां तक कि उसका चर्बी भी निचोड़ा गया था। सिद्धार्थ को घृणा हुई। वह अंततः आश्चर्यचकित था। साधकों के बीच भी ऐसे लोग थे जो आश्चर्यजनक रूप से मोटे हो सकते थे। ऐसा लग रहा था कि कानून प्रवर्तन हॉल काफी आरामदायक जगह थी। बिना एक शब्द कहे सिद्धार्थ ने अन्य स्तब्ध कानून प्रवर्तकों पर हमला किया। उन्हें एक एक लात मारने के बाद वे दीवार पर गिर गए। दीवार पर और भी मानव चपटी रोटियां दिखाई दीं। सौभाग्य से दीवार शक्तिशाली रून द्वारा समर्थित थी और ढह नहीं गई। हालांकि इस बड़ी दीवार पर अब एक आश्चर्यजनक और मजेदार दृश्य था। लगभग 100 लोग इस पर फंसे हुए थे, जो हिलने में असमर्थ थे। अच्छा, एक व्यक्ति के पीछे पीछे अनगिनत लोग जयकारे लगाने लगे और जयकारे की आवाज तेज लहरों के रूप में आने लगी। उनकी आवाजें भावुक थीं। क्या ये सभी लोग इतने नापसंद हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। बेशक, उनके पास कानून प्रवर्तन हॉल का प्रतीक चिन्ह है और इसलिए वे सभी प्रकार के अपराध करने में सक्षम हैं। लोग लंबे समय से उनकी बदमाशी से थक चुके हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, आपने हमें कुछ दबी हुई कुंठा को बाहर निकालने में मदद की है। ये लोग अक्सर हम बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को भी धमकाते हैं, लेकिन हम उन्हें अपमानित नहीं कर सकते, इसलिए हम केवल सहन कर सकते हैं, एक शिष्य ने समझाया। एक अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व शिष्य ने कहा, हालांकि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, आपने हम पर कुछ गुस्सा निकाला होगा, लेकिन अब यह आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। यह ठीक है।
मैं मुसीबत से नहीं डरता। अगर वे कानून प्रवर्तन हॉल के लोग थे तो सिद्धार्थ को उन्हें पीट पीट कर मार डालने की परवाह नहीं थी। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक छोटी सी झील थी जो दर्पण की तरह सपाट थी। दृश्य सुंदर था और एक व्यक्ति झील के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा था। यह व्यक्ति जुआनटियन दाओ संप्रदाय में सर्वोच्च अधिकारी जुआन मास्टर था। उसके बगल में एल्डर हॉल मास्टर ने सिर झुकाया। जुआन मास्टर, आपने मुझे बुलाया? जुआन मास्टर ने सिर हिलाया। सिद्धार्थ के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? लियू कैन को आश्चर्य हुआ। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, वह बहुत विरोधाभासी व्यक्ति है। कभी होशियार, कभी मूर्ख, कभी लोमड़ी की तरह चालाक, कभी बाघ की तरह खूंखार। उसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, जब तक यह व्यक्ति गिरता नहीं, वह निश्चित रूप से एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बन जाएगा। क्या उचित मूल्यांकन है? मेरे दाओ संप्रदाय के स्तंभ एल्डर हॉल मास्टर के लिए वास्तव में योग्य। आपकी दृष्टि हमेशा की तरह तेज है। अफसोस की बात है कि कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर लालच और शक्ति से अंधे हो गए हैं। उन्होंने बहुत पहले ही अपना उत्कृष्ट हृदय खो दिया है और जल्द ही या बाद में उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, जुआन मास्टर ने कहा। क्या आप उसे हराने की सोच रहे हैं? लियू कैंग ने पूछा। मैं उसे क्यों मारूंगा? जुआन मास्टर थोड़ा मुस्कुराया। मैं? लियू कैंग अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह इसका क्या जवाब दे। अगर वह किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहा होता तो वह कहता कि वह जुआन मास्टर है, पूरे जुआनतियान दाओ संप्रदाय का पतवार। अगर वह इस मामले को नहीं संभालता तो कौन संभालेगा? लेकिन यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह नेता था, इसलिए ये शब्द विचारोत्तेजक थे। लेकिन लियू कैंग अंत में उनके अर्थ को समझने में असमर्थ था। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं जुआनतियन दाओ संप्रदाय को सिद्धार्थ को सौंप दूं तो आपको कैसा लगेगा? जुआन मास्टर ने पूछा। बिल्कुल नहीं। अपने स्वभाव से वह पूरे संप्रदाय को उलट देगा। लियू कैंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। जुआन मास्टर को यह प्रतिक्रिया अप्रत्याशित नहीं लगी। वह एक बार फिर बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी भौहें तन गईं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वह आदमी फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है। जाओ, किसी को भेजो जो इसे संभाले। उसे एक रैंक और नीचे गिरा दो। सिद्धार्थ अपने हाथों को पीछे की ओर बांधे हुए प्राचीन शहर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके सामने एक भित्तिचित्र वाली दीवार थी जिस पर करीब 100 लोग चिपके हुए थे। वे मांस से बनी चपटी रोटी के बड़े टुकड़ों की तरह थे। यह फिर से तुम हो? सिद्धार्थ लू मिंगहान शहर के द्वार के सामने प्रकट हुआ। हाँ, कितना संयोग है। हम इतनी जल्दी फिर से मिल रहे हैं। क्या तुम अभी भी ठीक हो? सिद्धार्थ ने शरारती ढंग से मुस्कुराया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सबसे पहले लू मिंगहान आएगा। वे वास्तव में एक साथ किस्मत वाले थे। कमीने, तुमने कानून लागू करने वालों पर हमला किया। देखते हैं इस बार तुम अपनी सजा से कैसे बच पाते हो। लू मिंगहान ने ठंडी मुस्कान दी। उसके हाथों की जंजीरें पहले से ही जल रही थीं। मुझे बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारा दिमाग जंग खा गया है? क्या तुम्हें यकीन है कि ये कानून लागू करने वाले लोग हैं? उन्होंने अपने लबादे या स्टेटस बैज नहीं पहने हैं। जब वे लोगों को देखते हैं तो तुरंत उन्हें पीटते हैं। जब वे कीमती सामान देखते हैं तो तुरंत उन्हें छीन लेते हैं। मुझे लगा कि मैं डाकुओं के एक समूह में भाग गया हूं। तो क्या हुआ अगर मैं डाकुओं को सबक सिखाना चाहता हूं? इसे उचित आत्मरक्षा कहते हैं। मैं बाहरी संप्रदाय के शिष्य के लबादे और अपना बैज पहने हुए हूं। उनके पास मुझ पर हमला करने का कोई कारण नहीं था। इन लबादों को पहनकर मैं जुआनटियन दाओ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं। उनके लिए मुझ पर हमला करना जुआनटियन दाओ संप्रदाय पर हमला करना है। मैंने जुआनटियन दाओ संप्रदाय को हमलावरों से बचाने के लिए उन्हें पीटा, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से तर्क के पक्ष में खड़ा हूं। तुम मुझ पर हमला करने की कोशिश क्यों नहीं करते? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। एक राजा आ गया था जिसने यहां सभी को भयभीत कर दिया था। यह बाहरी संप्रदाय था और यह पता नहीं था कि कितने साल बीत गए थे जब एक राजा ने उन पर आक्रमण किया था। लेकिन फिर उन्होंने सिद्धार्थ को इस राजा से अहंकार से बात करते देखा और उन सभी को उसके सामने झुकने की इच्छा हुई। क्या बकवास है! क्या उनमें से कुछ ने कानून लागू करने वाले की पोशाक नहीं पहन रखी है? जब जुआनतियान दाओ संप्रदाय के कानून लागू करने वाले कानून लागू कर रहे होते हैं तो विरोध करने की अनुमति नहीं होती है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप बाद में आरोप का खंडन कर सकते हैं।
लेकिन आप स्पष्ट रूप से जानते थे कि वे कानून लागू करने वाले थे और अपना काम कर रहे थे, और फिर भी आपने हिंसक तरीके से उनका मुकाबला किया। भले ही आपकी जीभ चमत्कार कर सके, लेकिन आप अपने पापों से बच नहीं सकते, लू मिंगहान ने व्यंग्य किया। अधिक शब्दों को बर्बाद करने के बजाय वह सीधे सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। एक बार उसे पकड़ लिया गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। रुको! अचानक हवा में एक और आकृति दिखाई दी। यह ली चांगफेंग था। ली चांगफेंग, तुम मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक सकते। ली चांगफेंग को देखकर लू मिंगहान तुरंत क्रोधित हो गया। वह उसे हरा पाने में असमर्थ था। मेरे पास एल्डर हॉल मास्टर से आदेश हैं। दोनों पक्ष दोषी हैं। सिद्धार्थ ने कानून लागू करने वालों की पिटाई की, जो निश्चित रूप से गलत है, लेकिन कानून लागू करने वाले भी गलत थे, ली चैंगफेंग ने कहा। क्या बकवास है, कानून लागू करने वाले कैसे गलत थे? लू मिंगहान ने गुस्से में कहा। पहले समूह के लोगों ने कानून लागू करने वाले की पोशाक नहीं पहनी हुई थी। वे आपके बाहरी सदस्य हैं, और मुझे यकीन है कि उनके द्वारा किए गए उल्लंघनों के बारे में विस्तार से बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जहां तक इन शिष्यों की बात है जो अपनी पोशाक पहने हुए थे, वे ड्यूटी पर शराब पी रहे थे। क्या यही आपके कानून प्रवर्तन हॉल की शिक्षा है? शर्मनाक काम करने से पहले उन्हें अपनी हिम्मत मजबूत करने के लिए शराब पीने की जरूरत है, ली चैंगफेंग ने कहा। सिद्धार्थ ने सबसे पहले ताली बजाना शुरू किया। यह वाक्य बहुत ही मजेदार था। शराब पीने से उनकी हिम्मत बढ़ती थी। यह संक्षिप्त और व्यापक था, जिसका गहरा और दूरगामी अर्थ था। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी वाक्पटुता पर काम करने की जरूरत है। ली चांगफेंग सच्चे गुरु थे। सिद्धार्थ की प्रशंसा के बाद आसपास के लोग भी ताली बजाने लगे। जयकारे लगने लगे। कानून प्रवर्तन हॉल को हर जगह नापसंद किया जाता था, लेकिन बाहरी संप्रदाय में इसे विशेष रूप से नापसंद किया जाता था। उनके बाहरी सदस्य विशेष रूप से अत्याचारी थे, जो व्यावहारिक रूप से आम लोगों के लिए डाकू के रूप में कार्य करते थे। लू मिंगहान गुस्से से लाल हो गया था। जो कानून लागू करने वाले लोग लबादा पहने हुए थे, वे भी दीवार में फंस गए थे, खून और चर्बी में भीगे हुए थे। उनसे शराब की गंध आ रही थी, और उस गलती के खिलाफ बहस करने का कोई तरीका नहीं था। उसने खुद को बहस करने में असमर्थ पाया। एल्डर हॉल मास्टर ने कहा है कि चूंकि दोनों पक्ष दोषी थे, इसलिए हम अपने अपने शिष्यों को संभाल सकते हैं। सिद्धार्थ ने कानून लागू करने वालों को बेतहाशा पीटा, जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक परिणाम सामने आए। उसे बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में उसकी स्थिति से वंचित किया जाना चाहिए और उसे कार्यकर्ता के रूप में पदावनत किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि वह ड्रैगन ब्लड लीजन का नेता है, इसलिए उसे अपने गुट के विकास का ध्यान रखना होगा, और इसलिए उसे अपने सभी विशेषाधिकार बनाए रखने होंगे, ली चैंगफेंग ने कहा। यह सुनकर सिद्धार्थ को राहत मिली। लेकिन लू मिंगहान भड़क गया। उसे सजा न देने से यह कैसे अलग है? वास्तव में कोई अंतर नहीं था। केवल एक बात थी कि सिद्धार्थ हर महीने अपने 10 अंक खो देगा। लेकिन क्या सिद्धार्थ को वास्तव में इसकी जरूरत थी? अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो आप अपने हॉल मास्टर को ढूंढ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, ली चैंगफेंग ने कहा। लू मिंगहान कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह अनिच्छा से चला गया। लू मिंगहान के चले जाने के बाद ली चांगफेंग ने सिद्धार्थ की ओर देखा। वह बहुत देर तक चुप रहा और फिर आह भरते हुए बोला, मैंने, ली चांगफेंग, अपने जीवन में बहुत से लोगों की प्रशंसा नहीं की है। युवाओं में तुम, सिद्धार्थ, पहले हो। एल्डरली मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगर आप मेरी इस तरह प्रशंसा करेंगे तो मैं घमंडी हो जाऊंगा, सिद्धार्थ ने विनम्रतापूर्वक कहा। एल्डर हॉल के लोगों के प्रति उसकी भावना अच्छी थी। वे अनुकरणीय चरित्र के थे और वास्तव में सम्मान के पात्र थे। जहां तक मुझे पता है, जुआनतियन दाओ संप्रदाय के सैकड़ों हजारों साल के इतिहास में अनगिनत चमत्कार और अनगिनत नए रिकॉर्ड हुए हैं। मुझे याद है कि एक बार एक कार्यकर्ता था जो कड़ी मेहनत के माध्यम से 10 महीनों में एक मुख्य शिष्य के रूप में कदम दर कदम आगे बढ़ने में कामयाब रहा। यह पहले से ही पूरी तरह से चौंकाने वाला है, लेकिन आपकी तुलना में वह अभी भी कम है। 10 दिनों से भी कम समय में आप एक मुख्य शिष्य से एक कार्यकर्ता बनने में कामयाब रहे, ली चैंगफेंग ने प्रशंसा की। सिद्धार्थ अवाक रह गया। बड़े ली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं? नहीं, यह निश्चित रूप से प्रशंसा है। पिछली बार आपको एक मुख्य शिष्य से एक आंतरिक शिष्य बनने में 8 घंटे लगे थे, और अब आपको 2 रैंक नीचे जाने में 6 घंटे से भी कम समय लगा। हालांकि मैं यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि भविष्य में आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा,
लेकिन निश्चित रूप से कोई मिसाल नहीं है, ली चांगफेंग ने कहा। यहाँ तक कि वह अंत में कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह वास्तव में सिद्धार्थ की प्रशंसा करता था। परेशानी पैदा करने की उसकी क्षमता उल्लेखनीय थी। उसने अभी अभी आंतरिक संप्रदाय छोड़ा था और सूरज भी नहीं डूबा था, लेकिन वह पहले से ही एक कार्यकर्ता में बदल गया था। यह उसके जीवन में इस तरह के चमत्कार का सामना करने का पहला मौका था। सिद्धार्थ थोड़ा शर्मिंदा था। ऐसा लग रहा था कि वह वाकई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह ऐसा करना चाहता था। उसे मजबूर किया गया था। ठीक है, अपने कपड़े उतारो। अब तुम अपने कपड़े पहन सकते हो। तुम पहले से ही नीचे हो, इसलिए तुम चाहो तो नंगे पैर भी चल सकते हो, ली चांगफेंग ने हंसते हुए कहा। वह जाने ही वाला था कि अचानक उसने कहा, इसके अलावा हॉल मास्टर चाहता था कि मैं तुम्हें चेतावनी दूं कि हमेशा बकवास के बारे में मत सोचो। आंतरिक संप्रदाय की द्विमासिक प्रतियोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6 गुटों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक और पुरस्कार मिलेंगे और यही गुट के विकास की नींव है। इसे हल्के में न लें। कृपया हॉल मास्टर को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद दें। शिष्य को पहले ही इसके बारे में पता चल चुका है, सिद्धार्थ ने कहा। तभी ली चांगफेंग वहां से चला गया। सिद्धार्थ ने काले रंग का लबादा पहन लिया। 2 बार लोगों को हराने के बाद अपने मूल परिधान में लौटना ताजगी भरा अनुभव था, लेकिन 2 बार पदावनत होना थोड़ा थका देने वाला था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, हम आपको रिपोर्ट करने के लिए कार्यकर्ता कक्ष में भेज सकते हैं। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि उनमें से किसी ने अपना मुंह खोला। वे इन अचानक बदलावों के साथ तालमेल भी नहीं बिठा पा रहे थे। पहले तो उन्हें सिद्धार्थ को रजिस्टर करने के लिए बाहरी संप्रदाय में लाना था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वे सीधे कार्यकर्ता कक्ष में जा सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तुच्छ कार्यकर्ता के रूप में मुझे ही आपको वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कहना चाहिए, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मजाक मत करो। तुम सच्चे नायक हो। यह देखते हुए कि तुमने कानून लागू करने वालों को पीटने और एक राजा के मुंह पर श्राप देने का साहस किया है, बाहरी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति तुम्हें नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा, उस शिष्य ने कहा। हाँ हाँ, चलो चलें। सिद्धार्थ ने हंसते हुए जाने से पहले इन आभारी आम लोगों की ओर हाथ हिलाया। जैसे ही वह चला गया, राक्षसों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें भगा दिया। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम उपद्रव मचाने के लिए भीड़ बना रहे हो? जल्दी करो और भाग जाओ, नहीं तो मेरी लाठी दया नहीं करेगी। कानून लागू करने वालों ने आम लोगों को जल्दी से भगा दिया। उनमें से कुछ लोग लोगों को दीवार से अलग करके उन्हें ठीक करने के लिए ले गए। सिद्धार्थ ने उन्हें नहीं मारा था। सिद्धार्थ को एक टूटे फूटे मंदिर में ले जाया गया। मंदिर के सामने एक तंबू था और वहीं पर मजदूरों को रिपोर्ट करना था। सिद्धार्थ अभी अंदर आया ही था कि एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जो ऊपर भी नहीं देख रहा था, बोला, यदि आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं तो पहले 5 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का भुगतान करें। सिद्धार्थ लगभग हंस पड़ा। यह स्थिति सचमुच हर जगह थी। उसने कहा, मैं सिर्फ पंजीकरण कराने आया हूं। पंजीकरण? तो यह एक मध्यम श्रेणी का आत्मा पत्थर है। आपके पास बिल्कुल भी दृष्टि नहीं है। आपके जैसे किसी व्यक्ति को अपने जीवन के बाकी समय के लिए एक गरीब भूत बनने के लिए किस्मत में है। व्यक्ति ने आखिरकार सिद्धार्थ को देखा, लेकिन वह उसकी साधना के आधार को महसूस नहीं कर सका। क्या होगा अगर मेरे पास कोई स्पिरिट स्टोन नहीं है? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। उसने कभी नहीं सुना था कि रजिस्टर करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो भाग जाओ, वह व्यक्ति चिल्लाया। तंबू के बाहर खड़े लोग अंततः इसे सहन नहीं कर सके। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में से एक ने दौड़कर उस व्यक्ति के चेहरे पर तमाचा मारा। क्या तुम अंधे हो? यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ है और वह केवल औपचारिकता के लिए यहां आया था, लेकिन तुम उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या अब तुम जानते हो कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा जाता है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, यह छोटा बच्चा माउंट ताई को देखने में सक्षम नहीं था। आपकी महान उदारता के कारण कृपया इस छोटे बच्चे को माफ कर दें। वह व्यक्ति तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। यह अज्ञात था कि वह बाहरी संप्रदाय के शिष्य की स्थिति या सिद्धार्थ के नाम से भयभीत था। सिद्धार्थ ने कहा, पहले मुझे पंजीकृत करो और फिर मुझे देखने दो कि वहां किस तरह का अच्छा काम है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, क्या अब आप वास्तव में एक कार्यकर्ता हैं? यह आपकी स्थिति के अनुकूल नहीं है, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में से एक ने कहा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और उस व्यक्ति को एक किताब निकालने को कहा।
वहां सभी तरह के मिशन सूचीबद्ध थे, जादुई जानवरों को खिलाना, ईंटें बिछाना, कचरा साफ करना आदि। हजारों विकल्प थे, लेकिन इनाम सिर्फ स्पिरिट स्टोन थे। सामान्य लोगों ने एक स्पिरिट स्टोन दिया, जबकि उदार लोगों ने 2 दिए। एक औषधीय क्षेत्र का प्रबंधन। यह एक, मुझे इसके लिए तैयार करें। सिद्धार्थ की आंखें अचानक चमक उठीं। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के आसपास के क्षेत्र में एक बड़ी पर्वत श्रृंखला थी। यहाँ कई संरचनाएं थीं और आध्यात्मिक क्यूई शिखर तक संघनित थी। धुंध और औषधीय सुगंध हवा में भर गई। यहाँ 1000 मील का विशाल औषधीय क्षेत्र था, जिसमें अनगिनत औषधीय तत्व थे। सैकड़ों लोग अपने औजारों के साथ सावधानीपूर्वक उनका अध्ययन कर रहे थे। कुछ लोग खरपतवार उखाड़ रहे थे, कुछ फूलों को परागित करने के लिए ब्रश पकड़े हुए थे, और कुछ लोग तो कीटों को निकालने के लिए बहुत ही छोटे चिमटे भी लिए हुए थे। जब बाकी सब लोग व्यस्त थे, एक काले वस्त्र पहने आदमी आराम से औषधीय क्षेत्र से गुजर रहा था। वहां 1 दर्जन ओवरसियर मौजूद थे, लेकिन इन लोगों ने सिद्धार्थ को देखकर एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसे काम पर जाने का आदेश देना तो दूर की बात थी। कितना व्यवस्थित! 7वीं, 8वीं और 9वीं श्रेणी की औषधीय सामग्रियां हैं। हालांकि कितनी बुरी! उनमें से कोई भी मुख्य सामग्री नहीं है, वे सिर्फ पूरक औषधीय सामग्रियां हैं। खैर, मुझे लगता है कि यह सामान्य है। मुख्य सामग्रियां हमेशा असाधारण रूप से कीमती और असाधारण रूप से नाजुक होती हैं। उनकी देखभाल के लिए विशेष लोगों की जरूरत होती है। खैर, कम से कम मैं कुछ उपयोगी सामग्रियां तो पा सकता हूं। सिद्धार्थ नीचे बैठ गया और एक कीमती घटक खोदकर निकाला। ओवरसियर भयभीत हो गए। अगर कोई औषधीय घटक मर जाता तो उन्हें डांटा जाता। मत बोलो। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, सिद्धार्थ ने कुछ कहने से पहले ही कहा। उन्होंने उस औषधीय घटक को आदिम अराजकता स्थान में डाला। उन्होंने आदिम अराजकता स्थान पर जोर दिया ताकि वह तेजी से पुनरुत्पादन कर सके। जब उनके पास इसका एक बड़ा क्षेत्र हो गया तो उन्होंने एक को बाहर निकाला और इसे प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया। यह देखकर कि औषधीय घटक अभी भी फल फूल रहा था, पर्यवेक्षकों ने थोड़ी राहत महसूस की। फिर सिद्धार्थ ने वही काम बार बार करना शुरू कर दिया। पूर्वी बंजर भूमि के पिल टॉवर में वापस आकर उसने कई कीमती औषधीय तत्व प्राप्त किए थे, जिनसे उसकी कई समस्याओं का समाधान हो गया था। लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, उसे और अधिक की आवश्यकता पड़ने लगी। यहाँ इतनी सारी नई चीजें देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। सिद्धार्थ ने जल्दी से औषधीय क्षेत्र का दौरा किया। पर्यवेक्षकों ने देखा कि सिद्धार्थ हमेशा किसी भी औषधीय सामग्री को खोदकर वापस रख देता था और उन सामग्रियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता था। वास्तव में वे पहले से कहीं अधिक फलने फूलने लगे थे। सिद्धार्थ ने 3 दिनों तक कड़ी मेहनत की और उत्साह से काम किया। आखिरकार आदिम अराजकता अंतरिक्ष में हजारों नई औषधीय सामग्री मौजूद थीं। सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। उसने सभी कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को इकट्ठा किया और उनमें से प्रत्येक को इनाम के तौर पर 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दिए। वे लोग खुशी से पागल हो गए। सिद्धार्थ भी खुशी से पागल हो गया था। उसने औषधीय क्षेत्र छोड़ दिया और बाहरी संप्रदाय में वापस आ गया। फिर वह वांग मांग और अन्य लोगों से मिलने उनके मुख्यालय गया। उन्होंने उसे एक ऐसी खबर सुनाई जिसने सिद्धार्थ के चेहरे पर उदासी ला दी। क्योंकि पूर्वी बंजर भूमि से सिद्धार्थ प्राप्त करने वाले लोग वांग मांग और अन्य थे, उन्हें जुआनतियान दाओ संप्रदाय में लौटने पर निशाना बनाया गया था। इस दौरान उन्हें हर दिन जादुई जानवरों की गंदगी साफ करने के लिए मजबूर किया गया था। यह ऐसा काम भी नहीं था जो किसी बाहरी संप्रदाय के शिष्य को करना चाहिए था। उस समय सिद्धार्थ ने सीधे उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। बेवकूफ, अगर तुम जीना चाहते हो तो भविष्य में तुम साफ सुथरे रहोगे। ऐसा मत सोचो कि कानून प्रवर्तन हॉल का समर्थन तुम्हें अछूत बनाता है। मैंने एक शिक्षक को पीटने और एक मुख्य शिष्य को मारने का साहस किया। अगर तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो तो तुम्हें इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। वह सुपरवाइजर डर के मारे कांप उठा। उसे लगा कि सिद्धार्थ नरक से आया शैतान है और उसकी जिंदगी किसी भी पल हवा से उड़ती धूल की तरह खत्म हो सकती है। उन्होंने तुरंत वांग मांग और अन्य लोगों के लिए आसान और आरामदायक पदों की व्यवस्था की। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, वांग मांग और अन्य लोगों ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। रिश्वत के कारण वांग मांग को सिद्धार्थ के लिए चीजें कठिन बनानी पड़ी थीं। लेकिन परिणामस्वरूप सिद्धार्थ ने उसके खिलाफ यह नहीं सोचा और अब वह सिद्धार्थ का अधीनस्थ बन गया था। इससे उसके ऊपर के लोग चिढ़ गए थे।
हालांकि वांग मांग चतुर था और उसने समुद्री दानव नीदांस को कुछ चीजों के बदले में ऊपर भेज दिया, फिर भी वह उनके क्रोध को शांत करने में सक्षम नहीं था। उन चीजों को लेने के बाद उन्होंने उसे जादुई जानवरों की गंदगी साफ करने के लिए भेज दिया। मैं ही हूं जिसने तुम्हें परेशान किया, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। भविष्य में तुम बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के साथ संवाद करने में मेरी मदद कर सकते हो। यह बात फैलाओ कि ड्रैगन ब्लड लीजन पॉइंट बेच रहा है। एक पॉइंट के लिए 20,000 स्पिरिट स्टोन। केवल 20,000 पॉइंट उपलब्ध हैं और प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही खरीद सकता है, सिद्धार्थ ने कहा। वह जानता था कि कियान डुओडुओ ने अभी तक उस परियोजना को अंजाम नहीं दिया है क्योंकि वह वांग मांग को खोजने में असमर्थ था। अब अपने 2 डिमोशन की बदौलत उसने न केवल भारी मात्रा में औषधीय सामग्री एकत्र की थी, बल्कि उसने वांग मांग को भी ढूंढ लिया था। इतने सस्ते में? क्या यह बहुत कम नहीं है? क्या हम इसे खुद खरीद सकते हैं? वांग मांग ने पूछा, उसका दिल धड़क रहा था। इतने मूर्ख मत बनो। ये दूसरों को लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बेचे जाते हैं। इतनी छोटी सी बात पर नाराज मत हो जाना। आगे देखो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम सब जल्दी ही आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी बन जाओगे, सिद्धार्थ ने आत्मविश्वास से कहा। वांग मांग और अन्य लोग बहुत खुश थे। सिद्धार्थ जैसा भयानक व्यक्ति कुछ भी करने में सक्षम था। यह सोचकर कि वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य कैसे बन सकते हैं, वे अवर्णनीय रूप से आभारी थे। उसने वांग मांग को खबर फैलाने के लिए भेजा। फिर सिद्धार्थ ने आज्ञाकारी रूप से परिवहन गठन को आंतरिक संप्रदाय में वापस ले लिया। यदि कोई बाहरी संप्रदाय का शिष्य आंतरिक संप्रदाय में जाना चाहता था तो उसे कड़ी जांच से गुजरना पड़ता था। लेकिन जब उन शिष्यों ने सिद्धार्थ को देखा तो उन्होंने उसका बैज भी नहीं देखा। उन्होंने उसे सीधे जाने दिया। यह कैसा मजाक था? उसका चेहरा ही उसका साइनबोर्ड था। यह कहा जा सकता है कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय में किसी के लिए जुआन मास्टर को न पहचानना संभव था, लेकिन मूल रूप से ऐसा कोई नहीं था जो सिद्धार्थ को न पहचानता हो। उसने एक मुख्य शिष्य पर निर्दयता से जानलेवा हमला किया, एक शिक्षक को बुरी तरह पीटा और फिर भी जुआनतियन दाओ संप्रदाय में खुशी से रहने में सक्षम था। यह अपने आप में एक चमत्कार था। जब सिद्धार्थ आंतरिक संप्रदाय में वापस आया तो उसने तुरंत हंगामा मचा दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला था। आंतरिक संप्रदाय के सभी शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के वस्त्र पहनने पड़ते थे जो सफेद होते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने काले वस्त्र पहने हुए थे। सिद्धार्थ ने अजीब नजरों को नजरअंदाज किया। वह सीधे क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत पर चला गया। गोरान और दूसरे लोग मीटिंग कर रहे थे। अब जब सिद्धार्थ चला गया था तो क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत पर अब कोई नेता नहीं था। मालिक, सिद्धार्थ के आगमन से वे बहुत खुश हुए। सिद्धार्थ ने कहा, कियान डुओडुओ, बाहरी संप्रदाय में जाओ और परियोजना शुरू करो। सबसे पहले 20,000 अंक जारी करो, फिर 5 दिन बाद 50,000 अंक बाहर रखो और 1 महीने बाद 1 और 100,000 अंक बेच दो। लेकिन कीमतें समान नहीं होनी चाहिए। पहली लहर को 20,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन में बेचो, दूसरी लहर को 30,000 में और तीसरी लहर को 40,000 में। फिर उन्हें बेचना बंद करो। मेरा अनुमान है कि दूसरे गुट शांत नहीं बैठ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट खरीदने के लिए बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के वेश में लोगों को भेजेंगे। उस समय सीधे कीमत बढ़ाकर एक के लिए 100,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कर दें। मुझे विश्वास है कि हम निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन बॉस, तब हमारे पास संसाधनों के बदले में कोई अंक नहीं होगा। हम पहले प्रतियोगिता में नुकसान में रहेंगे और अंत में और भी अधिक अंक खो देंगे, गो रैन ने कहा। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमने ये सभी अंक सभी की शक्ति बढ़ाने पर खर्च किए तो शक्ति के वितरण के अनुसार हमें क्या रैंकिंग मिलेगी? सिद्धार्थ ने पूछा। मैं? गो रैन अवाक रह गया। उसने और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शक्ति के मामले में वे सबसे कमजोर थे। अगर वे पूरी ताकत से भी लड़े तो भी वे शायद सबसे पीछे रह जाएंगे। सिर्फ कोर ड्रैगन ब्लड लीजन ही नए योद्धाओं की कमजोरी की भरपाई करने में असमर्थ था। जब हमारी औसत शक्ति की बात आती है तो हम सबसे कमजोर हैं और इसके खिलाफ बहस करने का कोई तरीका नहीं है। भले ही हम पूरी ताकत से चले गए, सबसे बड़ा संभावित परिणाम यह हो सकता है कि हम 10,000 कीटों के समूह को दबाने में सक्षम हो सकते हैं और अंतिम से दूसरे अंतिम स्थान पर आ सकते हैं। लेकिन पुरस्कार अभी भी अधिक नहीं होंगे। इसके अलावा यह प्रतियोगिता कोई साधारण खेल नहीं है। यह आंतरिक संप्रदाय परीक्षण जैसा ही है और हत्या पर आधारित होगा। इसमें भारी संख्या में लोग हताहत होंगे और रैंकिंग के लिए इतने सारे लोगों की जान बर्बाद करना उचित नहीं है।
इसीलिए मैंने इस बार आज्ञाकारी होकर अंतिम स्थान पर रहने का फैसला किया है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस प्रतियोगिता में जीवित बचे। यह हमारे लिए जीत होगी। तो किसी और चीज की चिंता मत करो। नए योद्धाओं को प्रशिक्षित करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करो। उन्हें सिखाओ कि असली लड़ाई क्या होती है। उन्हें दस्तों में काम करने और तेजी से बदलती संरचनाओं के आदी होने की जरूरत है। इसके अलावा प्रत्येक नए सदस्य को अपनी बाहों पर ड्रैगन का टैटू बनवाओ। आप ड्रैगन ब्लड योद्धा हैं और भविष्य में वे ड्रैगन मार्क योद्धाओं के रूप में जाने जाएंगे। वे धीरे धीरे हमारे साथ एकीकृत हो जाएंगे, इसलिए उन्हें एक सामूहिक इकाई बनने में मार्गदर्शन करें, सिद्धार्थ ने कहा। चिंता मत करो बॉस, मुझे इस संबंध में अनुभव है। मैं निश्चित रूप से ड्रैगन ब्लड लीजन को ठीक से संभाल लूंगा, गो रैन ने वादा किया। अच्छा, क्या मेंकी और बाकी लोगों के बारे में कोई खबर है? सिद्धार्थ ने पूछा। अभी भी उसे उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। यदि मेंक्यू, वाइल्ड और यूजिफेन मौजूद होते तो ड्रैगन ब्लड लीजन को निश्चित रूप से किसी भी समूह लड़ाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती। हमने चारों ओर पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि विशेष शिष्यों के रूप में उनके पास विशिष्ट शिक्षक होते हैं जो उन्हें विशिष्ट परीक्षणों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। जाहिर है, एक विशेष शिष्य का उपचार एक मुख्य शिष्य के बराबर होता है, गो रान ने कहा। अगर यह सच था तो ड्रैगन ब्लड लीजन भविष्य में अतुलनीय रूप से शक्तिशाली होगा। उनकी तुलना कौन कर पाएगा? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। अगर ऐसा था तो वह निश्चिंत था। जब वे वापस लौटेंगे तो ड्रैगन ब्लड लीजन की शक्ति एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। उन्हें उनके मिशन सौंपने के बाद सिद्धार्थ क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत से नीचे उतरे और ट्रेजर जेम द्वीप पर गए। यहीं पर जुआनतियान दाओ संप्रदाय के खजाने थे। यह वह जगह भी थी जहां शिष्य अपने अंक सबसे ज्यादा खर्च करते थे। जब तक आपके पास पर्याप्त अंक होते, आप वहां कुछ भी खरीद सकते थे। सिद्धार्थ बहुत सारे पॉइंट्स लेकर आ रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी उसे जरूरत है और जिसे वह खरीद सके। ट्रेजर जेम आइलैंड कुछ 100 मील दूर था और इमारतों से भरा हुआ था। पैदल यात्री चींटियों की तरह थे और यह बहुत जीवंत था। हालांकि चाहे वह आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हों या बाहरी संप्रदाय के शिष्य, उन सभी को अपने शिष्य के वस्त्र पहनने पड़ते थे। सिद्धार्थ के आगमन पर अनगिनत लोगों की निगाहें लगी हुई थीं। सिद्धार्थ ने अभी ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर कदम रखा ही था कि उसने एक व्यक्ति को देखा। उसने महसूस किया कि उसके आसपास की जगह अचानक गर्म होने लगी है। यह कौन था? यह देखकर सिद्धार्थ की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। वह व्यक्ति वही था जिसने सिद्धार्थ के खिलाफ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी थी और यमराजा क्यू शिन्यान के चंगुल से बाल बाल बचने में कामयाब रहा था। सिद्धार्थ को देखकर क्यू शिन्यान की आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। उस समय की लड़ाई ने न केवल उसकी जान ले ली थी, बल्कि उसने अपना पूरा सम्मान भी खो दिया था और यहाँ तक कि उसकी सबसे मजबूत पृथ्वी ज्वाला भी छीन ली गई थी। सिद्धार्थ के प्रति उसकी नफरत अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वह सीधे उसके पास गया। सिद्धार्थ, क्यू शिन्यान ने अपने दांतों को भींच लिया, अपनी हत्या की मंशा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। गेट मास्टर, यहां लड़ने की इजाजत नहीं है। क्यू शिन्यान के फ्लेम गेट के सभी सदस्य घबरा गए। ट्रेजर जेम आइलैंड में लड़ना मना था। क्यू शिन्यान ने जल्दी से रुककर अपनी नफरत को लगभग अपने ऊपर हावी होने दिया था। अगर उसने यहां कोई परेशानी खड़ी की तो उसकी हैसियत चाहे जो भी हो, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। पाव! क्यू शिन्यान रुक सकता था, लेकिन सिद्धार्थ ने अपना हाथ नहीं रोका। क्यू शिन्यान अचानक रुक गया था, इसलिए उसका चेहरा एक पल के लिए थोड़ा आगे की ओर झुक गया। सिद्धार्थ ने सहजता से उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे क्वे शिन्यान दौड़कर आया था और जानबूझकर अपना चेहरा आगे बढ़ाया था ताकि सिद्धार्थ उसे थप्पड़ मार दे। क्यू शिन्यान को उड़ा दिया गया। यह परिवहन संरचना के ठीक सामने था, एक अत्यंत जीवंत स्थान। लेकिन उस जोरदार थप्पड़ की आवाज ने सभी को मौत की तरह खामोश कर दिया। हर कोई सदमे में देख रहा था। बेवकूफ, रास्ता मत रोको, सिद्धार्थ ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। जैसे कुछ हुआ ही न हो, वह अपने रास्ते पर चलता रहा। क्यू शिन्यान ने खुद को हवा में स्थिर किया। वह अब लगभग पागल हो चुका था और वह सिद्धार्थ के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी आभा छोड़ने ही वाला था कि तभी एक ठंडी चीख सुनाई दी। यहाँ कौन हंगामा मचा रहा है? एक बुजुर्ग हवा में प्रकट हुआ, सिद्धार्थ और क्यू शिन्यान को घूरते हुए। वह एक राजा था। आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई हंगामा नहीं कर रहा था। वहां बहुत सारे लोग थे
और हम लापरवाही से एक दूसरे से टकरा गए, सिद्धार्थ ने कहा। एक दूसरे से टकरा गए? उस बुजुर्ग ने ठंडी निगाह से उसे देखा। हाँ, वह बहुत जल्दी में था। वह बहुत तेज चल रहा था और उसका चेहरा बहुत बड़ा था, इसलिए वह लापरवाही से मेरे हाथ से टकरा गया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उससे पूछ सकते हैं, सिद्धार्थ ने पूरी तरह से निश्चिंत होकर कहा। क्यू शिन्यान के चेहरे पर हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ का थप्पड़ वाकई बहुत क्रूर था। अगर कोई और उस वार से घायल होता तो उसकी मौत हो सकती थी। क्यू शिन्यान इसे सहन करने में असमर्थ था। अपनी स्वर्गीय दाव ऊर्जा को प्रसारित करने के बाद भी निशान लंबे समय तक फीका नहीं पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सार रक्त और कोर ऊर्जा जो उसने पिछली बार प्रज्वलित की थी, अभी भी ठीक नहीं हुई थी। सिद्धार्थ की चोटों की तुलना में उसके अपने परिणाम बहुत बड़े थे। आज वह खुद को ठीक करने के लिए कुछ औषधीय गोलियां लेने के लिए ट्रेजर जेम द्वीप पर आया था। आप क्या कहते हैं? बड़े ने ठंडे स्वर में पूछा। क्यू शिन्यान के चेहरे पर तुरंत ऐसा भाव आया जैसे उसने अभी अभी कोई मक्खी निगल ली हो। अगर वह यह बात स्वीकार नहीं करता तो वह भी दोषी होगा और उन दोनों को ले जाया जाएगा। वह सही कह रहा है। यह एक गलतफहमी थी। क्यू शिन्यान के शब्द उसके दांतों के बीच से निकल गए। वह गुस्से से पागल होने वाला था। देखो, मैं सही था, सिद्धार्थ ने कंधे उचका दिए। तुम्हारी दुश्मनी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। खजाना रत्न द्वीप एक खास जगह है जहां अनगिनत खजाने हैं। यहां लड़ना मना है, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि परेशानी न खड़ी करें, जाने से पहले बुजुर्ग ने चेतावनी दी। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ भी बेपरवाही से चलता रहा, जिससे क्यू शिन्यान गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में द्वेष की चमक उभर आई। सिद्धार्थ, बस तुम रुको। सिद्धार्थ ने क्यू शिन्यान की तरफ देखा तक नहीं। वह सच में एक बेवकूफ था। उसकी रक्त क्यूई अभी भी बहुत कमजोर थी, जिसका मतलब था कि वह अभी भी ठीक नहीं हुआ था। अगर वे लड़ते तो सिद्धार्थ उसे कुचल सकता था। सिद्धार्थ ने अभी भी क्यू शिन्यान को मारने का विचार नहीं छोड़ा था। वह उन लोगों को कभी नहीं भूल पाएगा जिन्होंने उम्मीद देखी थी और जो बस सफल होने ही वाले थे, लेकिन उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण उनकी जान चली गई। हालांकि वे उससे संबंधित नहीं थे, फिर भी सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था। कोई भी बिना कीमत चुकाए मूर्खतापूर्ण काम नहीं कर सकता। हालांकि अब उसे संभालने का समय नहीं था। सिद्धार्थ बस अपने मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सिद्धार्थ ट्रेजर जेम आइलैंड की नींव देखकर हैरान रह गया। उसने अनगिनत खजाने देखे, जिससे उसे सब कुछ लूटने की इच्छा हुई। उन्होंने हथियार, कवच, ताबीज, औषधीय सामग्री और राजा के हथियार देखे। यहां तक कि 9वीं रैंक के घरेलू पालतू अंडे भी थे। 9वीं रैंक, दूसरे शब्दों में एक राजा के स्तर पर अस्तित्व। हालांकि जब उसने कीमत देखी तो उसे पूरे ट्रेजर जेम आइलैंड को लूटने की इच्छा हुई। 3 मिलियन अंक, यह डकैती से कैसे अलग था? कुल मिलाकर ड्रैगन ब्लड लीजन के अंक केवल 1 मिलियन से थोड़े ज्यादा थे। इसके अलावा 9वीं रैंक के जादुई जानवर को पालने और पालने के लिए भी संसाधनों की जरूरत होगी। वह था पैसा। ठीक है, मैं अभी इन चीजों से नहीं खेलूंगा। अब समय है कि ज्यादा तर्कसंगत चीजों पर नजर डाली जाए। रास्ते से गुजरते हुए सिद्धार्थ ने जो खजाने देखे, उनसे वह पूरी तरह चकित रह गया। वहां लोग भी बिक रहे थे। खैर, बेचा जाना सबसे अच्छा वर्णन नहीं था। अधिक सटीक रूप से उन्हें किराए पर दिया जा रहा था। सिद्धार्थ ने व्यक्तिगत रूप से एक चायघर में बैठे युवा पुरुषों और महिलाओं के एक समूह को देखा। उनके बगल में कीमतों को सूचीबद्ध करने वाले साइन बोर्ड थे। सिद्धार्थ उत्सुक था और उनसे पूछने ही वाला था कि वे क्या कर रहे थे, तभी उसने एक युवा शिष्य को एक सुंदर महिला से बातचीत करते देखा। परिणामस्वरूप वह उससे शापित हो गया। उस शिष्य ने वास्तव में सोचा था कि उसके बगल में रखी कीमत विशेष आदान प्रदान की एक रात के लिए शुल्क थी। यहां तक कि सिद्धार्थ को भी उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। सौभाग्य से यह ट्रेजर जेम आइलैंड था। अगर उसने कहीं और यही गलती की होती तो वह पहले ही पुनर्जन्म की राह पर जा चुका होता। ये लोग वरिष्ठ पीढ़ी के शिष्य थे। वे सभी फाउंडेशन फोर्जिंग के विशेषज्ञ थे और वे अपनी योग्यता बेचने आए थे। वे एक अंगरक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं, वे मिशन को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, वे एक साहसिक कार्य के दौरान आपका साथ दे सकते हैं, वे आपको प्रशिक्षित कर सकते हैं और आपकी साधना के आधार को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और यहाँ तक कि कुछ किराए के ठग भी थे जो उन लोगों को सबक सिखा सकते थे जिन्हें आप मारना चाहते थे। विभिन्न व्यवसायों ने अलग अलग कीमतें पेश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सुख की रात वाला पेशा अभी तक नहीं खुला था।
जूनियर भाई, क्या तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो? अगर किसी ने तुम्हें तंग किया है तो आगे बढ़ो और अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को बताओ। मैं एक लड़ाकू हूं जो लोगों को गुस्सा निकालने में मदद करता हूं। मेरी प्रतिष्ठा 10 सालों में बनी है, और जब तक तुम किसी के बारे में सोचने की हिम्मत करोगे मैं तुम्हारे लिए उसे पीटूंगा। यह कैसा है जूनियर भाई? इस पर विचार करो। मैंने आज भी अपनी पहली बिक्री नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें 20% की छूट दूंगा। एक बड़े आदमी ने सिद्धार्थ की ओर आवाज लगाई। तुम्हें पता है, मेरे दिमाग में वाकई कोई है। अरे वह वाकई बदमाश है। क्या तुम उसे हराने में मेरी मदद कर सकते हो? सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं। बेशक। हालांकि कनिष्ठ भाई, मैं यह स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं केवल लोगों को सबक सिखाता हूं, मैं लोगों की जान नहीं लेता। कोई भी इस तरह से संप्रदाय के नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा मेरी पिटाई के कई स्तर हैं। हल्की पिटाई होती है जिसमें किसी को अधिक आज्ञाकारी बनाने के लिए बस कुछ थप्पड़ और लातें मारनी होती हैं, और भारी पिटाई होती है जिसमें मैं उन्हें बुरी तरह पीटता हूं। ये ऐसी पिटाई होती है जिसके लिए हीलिंग हॉल जाना पड़ता है। मैं किसी को इतनी बुरी तरह घायल भी कर सकता हूं कि वह अगले आधे महीने तक उठ न सके। कैसा है यह? क्या आप इच्छुक हैं? मैं आपको एक विशेष पैकेज दे सकता हूं, 3 पिटाई जो कम कीमत पर अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर हो सकती हैं। 500 अंक कैसे लगेंगे? उस बड़े आदमी ने पूछा। पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या तुम सच में उसे हराने की हिम्मत रखते हो? सिद्धार्थ ने हिचकिचाते हुए कहा। आखिरकार उस व्यक्ति की हैसियत कोई साधारण नहीं थी। चिंता मत करो, मेरी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। बोलो, उनका नाम क्या है? उसने विश्वास से कहा। लो फैन। लो फैन। यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? बड़े आदमी ने बड़बड़ाया। क्या बकवास है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या यह कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर नहीं है? मैं तुम्हें कैसे धोखा दे रहा हूं? मेरी उससे सचमुच दुश्मनी है। क्या तुमने यह शेखी नहीं बघारी थी कि तुम किसी को भी पीट सकते हो? सिद्धार्थ ने कोसा। बच्चा, तुम रुको, क्या तुम सिद्धार्थ हो? उस बड़े आदमी को अचानक समझ में आया। बेशक, वरना मैं उस बूढ़े भूत के लिए मुसीबत क्यों मोल लूंगा। क्या तुम इस मिशन को स्वीकार करते हो या नहीं? 500 अंक तो दूर, मैं तुम्हें 50,000 अंक दूंगा। और मुझे यह भी नहीं चाहिए कि तुम उसे थप्पड़ मारो या कुछ और करो। बस कानून प्रवर्तन हॉल में भाग जाओ और चिल्लाओ कि लो फैन एक बूढ़ा कमीना है, और मैं तुरंत तुम्हें पैसे दूंगा। सिद्धार्थ ने कहा। 50,000? बड़ा आदमी चौंका। पैसे खर्च करने का यह अंदाज चौंकाने वाला था, लेकिन वह सचमुच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कौन जानता था कि उसके बाद उसका जीवन बचेगा या नहीं? और अगर वह बच भी गया तो उसे जुआनतियान दाओ संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। तब वे अंक बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तुम बड़े आदमी हो। मैं अपनी हीनता स्वीकार करता हूं। कृपया मुझसे अधिक योग्य किसी व्यक्ति को खोजो। बड़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। चलो इस पर चर्चा करते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। नहीं, मुझमें तुम्हारी तरह हिम्मत नहीं है। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। वह वरिष्ठ पीढ़ी से था, लेकिन वह भी जानता था कि कैसे सिद्धार्थ ने एक शिक्षक की पिटाई की थी, जिसके कारण एल्डर हॉल मास्टर और कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर के बीच लड़ाई हुई थी। वरिष्ठ पीढ़ी की नजर में सिद्धार्थ मानव रूप में शैतान की तरह था। यहां तक कि वे उसके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते थे। वे उससे प्लेग की तरह दूर रहते थे। सिद्धार्थ देखना चाहता था कि क्या वह उनमें से किसी के साथ दोस्ती कर सकता है और आसपास की स्थिति के बारे में पूछ सकता है, लेकिन परिणामस्वरूप जब उन्हें पता चला कि वह सिद्धार्थ था तो वे सभी भाग गए। सिद्धार्थ अवाक था और केवल घूमता रहा, इधर उधर पूछते हुए। आखिरकार उसे वह जगह मिल गई जिसकी उसे तलाश थी, 10,000 पिल हॉल। ड्रैगन ब्लड लीजन को बढ़ाने में मदद करने के लिए उसे कुछ चीजें खरीदने की जरूरत थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? सिद्धार्थ अभी अंदर आया ही था कि एक युवती उसके पास आई और विनम्रता से उससे बात की। वह एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या थी जो अंकों के लिए यहाँ काम कर रही थी, इसलिए उसका व्यवहार स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा था। मैं कुछ कीमती औषधीय सामग्री खरीदना चाहता हूँ, सिद्धार्थ ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। युवती ने सीधे सिद्धार्थ को एक मोटी किताब थमा दी। सभी कीमती औषधीय सामग्रियों के नाम, उम्र, मूल्य और पहचान संख्याएं यहाँ हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं और फिर मुझे पहचान संख्याएं बता सकते हैं। मैं उन्हें भंडारण कक्ष से ले आऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ ने मोटी किताब खोली। वह 7वें दर्जे की औषधीय सामग्री पर पहुंचा और ब्राउज करना शुरू कर दिया।
9 यांग स्वर्गीय सितारा घास, किलिन रक्त आत्मा कवक, उड़ता सितारा एनीस, ड्रैगन पित्त कड़वा फल। सिद्धार्थ ने 80 से अधिक सामग्रियों के नाम बताए, जिनमें से प्रत्येक में से एक की आवश्यकता थी, जिससे युवती चौंक गई। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, ये कीमिया के लिए मुख्य सामग्री हैं और वे अविश्वसनीय रूप से महंगे हैं। इसके लिए बहुत सारे अंकों की आवश्यकता होगी, उसने चेतावनी दी। इनमें से प्रत्येक सामग्री के लिए हजारों अंकों की आवश्यकता होती है और कुछ के लिए 10,000 से अधिक। यह ठीक है। क्या तुम गणना कर सकते हो कि इसमें कितने अंक लगेंगे? सिद्धार्थ ने पूछा। ये अंक महत्वपूर्ण नहीं थे। जब तक उसे ये सामग्री मिलती रहेगी, बाकी सब ठीक रहेगा। कुल मिलाकर 2,78,500 अंक, उसने कहा। वह कई वर्षों से यहां काम कर रही थी और उसने कभी किसी को इतना अधिक भुगतान करते नहीं देखा था। ठीक है। क्या तुम मेरे लिए उन्हें इकट्ठा कर सकते हो? मेरे पास अभी भी बहुत सारे अंक हैं। सिद्धार्थ मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल से खून टपक रहा था। वह राशि कोई मजाक नहीं थी। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। वह जल्दी से वहां से चली गई और पीछे एक अन्य कर्मचारी को सिद्धार्थ की देखभाल के लिए छोड़ गई। आखिरकार उसके जैसे अमीर ग्राहक की ठीक से देखभाल तो करनी ही थी। कुछ समय बाद वह एक ट्रे लेकर लौटी। उस पर एक सुंदर जेड केस रखा हुआ था। जेड केस में अपनी जगह थी और औषधीय सामग्री उसके अंदर सीलबंद थी। उसने औषधीय सामग्री को एक एक करके सिद्धार्थ को निरीक्षण के लिए सौंप दिया। एक बार जब सिद्धार्थ ने पुष्टि कर ली कि ये सभी औषधीय तत्व सही हैं और अच्छी स्थिति में हैं, तो सिद्धार्थ ने एक क्रिस्टल कार्ड निकाला। यह ड्रैगन ब्लड लीजन का क्रिस्टल कार्ड था और गुट के सभी अंक इसके भीतर थे। कृपया इसे जल्दी से खत्म कर दें। इस तरह मेरे दिल का दर्द जल्दी से दूर हो जाएगा। सिद्धार्थ ने कड़वी मुस्कान दी। क्रिस्टल कार्ड सौंपते हुए वह अपनी परेशानी को रोक नहीं सका। युवती मुस्कुराई और उसे स्वीकार कर लिया। काटे जाने वाले अंकों की संख्या निर्धारित करने के बाद वह उसे सक्रिय करने ही वाली थी। एक पल इंतजार करें। अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसने सिद्धार्थ को घूर कर देखा और फिर मेज पर रखी औषधीय सामग्री को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। ये औषधीय सामग्री पहले से ही दूसरों ने बचाकर रखी हुई थी। तुम इतनी लापरवाही करना कब बंद करोगे? युवती चौंकी, जल्दी से बोली, मैंने पहले ही सब कुछ ध्यान से जांच लिया है। कोई भी। चुप रहो। तुमने जवाब देना भी सीख लिया है। गोदाम में वापस जाओ और सूचियां जांचो, उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह लाल हो गई और भाग गई। तभी अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक व्यापारी जैसा भाव दिखाया। वह सिद्धार्थ की ओर मुड़ा और बोला, मुझे बहुत खेद है, लेकिन ये औषधीय तत्व दूसरों द्वारा आरक्षित किए गए थे और इन्हें बेचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप वास्तव में इस पर अड़े हैं तो यह असंभव नहीं है। इस बारे में आपका क्या विचार है? जब तक आप उस खोए हुए व्यवसाय की भरपाई कर सकते हैं, मैं तब भी आपको ये औषधीय तत्व बेचूंगा। जहां तक कीमत की बात है तो इसे बस दोगुना कर दें। वह सिद्धार्थ की ओर सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें तिरस्कार और उपहास से भरी थीं। क्या तुम्हें पता है, अगर यह जुआंटियन दाओ संप्रदाय नहीं होता तो तुम्हारे जैसे मूर्ख बहुत पहले ही मर चुके होते। मुझे लगता है कि यह 10,000 गोलियों का हॉल कीमिया मंडप की संपत्ति है और तुम कीमिया मंडप से हो। क्या तुम जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो? सिद्धार्थ ने पूछा। अधेड़ उम्र के आदमी ने इधर उधर देखा और पाया कि आसपास कोई नहीं है, इससे पहले कि उसके मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती। तो क्या? मैंने सुना है कि आपके पास कुछ कीमिया कलाएं हैं जो आपको इतना घमंडी बनाती हैं कि आप बाकी सभी को नीची नजर से देखते हैं। आपने मेरे कीमिया मंडप के शिक्षकों में से एक को पीटने की भी हिम्मत की। और मैंने सुना है कि आप काफी जंगली हैं, इस हद तक कि आप बाहरी संप्रदाय के कानून लागू करने वालों को पीटने की भी हिम्मत करते हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरे सामने कैसे जंगली व्यवहार करते हैं। क्या आप धोखा खाएंगे या भाग जाएंगे? मुझे मत बताओ कि बाहरी संप्रदाय के वे अपराधी जो गरीबों का शोषण करते हैं, वे तुम्हारे गुलाम हैं। सिद्धार्थ ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। स्मार्ट। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह आपको बहुत खास बनाता है? वास्तव में आपकी धृष्टता आपका अंत कर देगी। आप जुआंतियान दाओ संप्रदाय में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उदाहरण के लिए, अभी आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं। इसलिए या तो इसे खरीद लें या भाग जाएं। यह आप पर निर्भर है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। क्या तुम बदला लेना चाहते हो?
हाँ हाँ हाँ, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। याद रखना, मेरा नाम लुओबो है। अगर तुम में वो क्षमता है तो जब चाहो मुझ पर आ जाओ, लुओबो ने व्यंग्य किया। सिद्धार्थ मुस्कुराया। लुओबो, अच्छा यह ठीक है। मैं आज हार मान लूंगा। मैं इसे खरीद लूंगा और मुझे उम्मीद है कि आज तुम्हें पछतावा नहीं होगा। सिद्धार्थ ने उन औषधीय सामग्रियों को लिया और सीधे इसके लिए दोगुनी कीमत चुकाई। उसे इस कमीने को हराने की इच्छा थी। इन शुरुआती चरणों में अंक अपने सबसे कीमती स्तर पर थे। इतना अधिक भुगतान करना ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए बर्फ के ऊपर ओले बरसाने जैसा था। अपने पूरे जीवन में सिद्धार्थ ने कभी इतनी चिढ़ महसूस नहीं की थी। अगर यह तथ्य न होता कि ड्रैगन ब्लड लीजन ने अभी तक केंद्रीय मैदानों में खुद को स्थापित नहीं किया था और उसे बढ़ने के लिए जुआनतियान दाओ संप्रदाय की उपजाऊ भूमि की आवश्यकता थी, तो सिद्धार्थ ने निश्चित रूप से इस मूर्ख को मार डाला होता। लेकिन वह जानता था कि यह नियमों के संरक्षण के कारण ही था कि कुछ लोग निडर थे और अपनी मर्जी से दूसरों को धमकाते थे। वह गुस्से में 10,000 पिल हॉल से बाहर निकल गया। उसने प्रार्थना की कि वह और अधिक बेवकूफों से न टकराए, वरना वह सचमुच किसी को मार सकता था। जैसे ही सिद्धार्थ ने ट्रेजर जेम आइलैंड छोड़ा और क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर लौटने के बारे में सोचा, उसने पाया कि उसका रास्ता लोगों ने रोक दिया है और उसे बताया कि चूंकि वह अब आंतरिक संप्रदाय का शिष्य नहीं है, इसलिए वह रात के दौरान आंतरिक संप्रदाय के भीतर नहीं रह सकता। इस प्रकार उसे बाहरी संप्रदाय में वापस लौटना होगा। और इसलिए वह बाहरी संप्रदाय में लौट आया। जब वह रहने के लिए एक साफ सुथरे होटल की तलाश कर रहा था, तो उसे एक बार फिर कानून लागू करने वालों ने रोक दिया, जो यह देखने के लिए जांच कर रहे थे कि क्या कोई वहां वेश्यालय सेवा चला रहा है। परिणामस्वरूप वे सभी सिद्धार्थ द्वारा बाहर फेंक दिए गए, एक बार फिर दीवार में फंस गए। फिर होटल के दरवाजे पर उसने एक बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा था, कानून लागू करने वालों और कुत्तों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। वह रात बहुत शांति से गुजरी। किसी ने फिर से सिद्धार्थ को परेशान करने की हिम्मत नहीं की और कानून लागू करने वाले उसके होटल से दूर रहे। सिद्धार्थ गुस्से से भरा हुआ था। वह उन बेवकूफों को लगभग पीट पीट कर मार डालना चाहता था, लेकिन वह खुद को रोकने में कामयाब रहा। शांत होने के बाद उन्होंने अपनी नई अर्जित औषधीय सामग्री को रोकना शुरू कर दिया। उन्हें बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था और वे अभी भी जीवित थे। वे जल्दी ही फलने फूलने लगे। एक रात की कड़ी मेहनत के बाद उसने उनमें से प्रत्येक के 1,000 से अधिक पौधे लगाए थे। उसका निजी औषधीय क्षेत्र बहुत बढ़ गया था। जब तक औषधीय क्षेत्र समाप्त हुआ, आकाश चमक उठा था। इससे पहले कि सिद्धार्थ निकल पाता, वांग मांग और अन्य लोग आ गए थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, हम पहले ही जांच कर चुके हैं। उन बाहरी संप्रदाय के कानून प्रवर्तक उस लुओबो से निकटता से जुड़े हुए हैं जिसका आपने उल्लेख किया है। उनमें से एक ने कुछ गुप्त लाभ उठाए हैं और उनके पीछे का संगठन थोड़ा जटिल है। यह कानून प्रवर्तन हॉल और कीमिया मंडप से संबंधित है। ये दोनों विभाग बहुत सुरक्षात्मक हैं और कोई भी उनकी जांच करने की हिम्मत नहीं करता। जहां तक कानून लागू करने वालों की बात है, उनके पास हर महीने एक निश्चित मात्रा में चढ़ावा होता है। हालांकि बाहरी संप्रदाय दरिद्र है, लेकिन आम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसलिए अभी भी काफी धन है जिसे उनसे निचोड़ा जा सकता है। अगर आप उन शिष्यों को संभालना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना होगा, वांग मांग ने कहा। सावधान रहो। चलो अभी से ही कुछ कर लेते हैं। क्या अंकों की पहली लहर अभी तक निकल चुकी है? सिद्धार्थ ने पूछा। वांग मांग ने कहा, वे सब बिक गए और एक झटके में खत्म हो गए। कुछ लोग कुछ भी न मिलने पर शिकायत करने लगे। अच्छा, उन्हें बताइए कि दूसरी लहर जल्द ही आ रही है, लेकिन कीमत अलग होगी, सिद्धार्थ ने कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, सीधे कीमत बढ़ाकर 50,000 क्यों नहीं कर देते? अन्यथा आप बहुत ज्यादा पैसे खो रहे हैं। भले ही एक पॉइंट के लिए 50,000 स्पिरिट स्टोन की कीमत हो, फिर भी अनगिनत लोग उन्हें खरीदना चाहेंगे, वांग मांग ने सुझाव दिया। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। इसे जेड को आकर्षित करने के लिए ईंट फेंकना कहते हैं। मैं बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों के पैसे की तलाश नहीं कर रहा हूं। एक भरोसेमंद मंच स्थापित करने के बाद अगला काम आरामदायक बिस्तर स्थापित करना है। उन्होंने कुछ देर तक बातचीत की। सिद्धार्थ ने वांग मांग को और अधिक संपर्क स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और बाहरी संप्रदाय के भीतर अपनी खुद की शक्ति बनाने के लिए सिद्धार्थ ने सीधे वांग मांग को 10,000 अंक दिए। उन 10,000 अंकों को बेचा नहीं जाना था। उनका इस्तेमाल लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाना था, लोगों को उन कानून लागू करने वालों की पिटाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए।
कानून लागू करने वाले ये लोग अक्सर दूसरों को धमकाते थे, जबकि वे शिफ्ट पर भी नहीं होते थे। उस समय उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी वे गश्त करने निकल पड़ते थे। अब उस प्रथा को खत्म करने का समय आ गया है। अगर ड्यूटी पर सच्चे कानून लागू करने वाले लोग दिखाई देते तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन अगर कोई कानून लागू करने वाला व्यक्ति हद से आगे निकल जाता तो उसे पीटा जाता। जब समय आता तो सिद्धार्थ उनका साथ देने के लिए मौजूद रहता। परिणामस्वरूप पूरा बाहरी संप्रदाय अराजक हो गया। बाहरी संप्रदाय बहुत बड़ा था और दर्जनों शहर इस शहर जितने बड़े थे। यह सुनकर कि उन्हें सिद्धार्थ का समर्थन प्राप्त है और इनाम भी है, लोग खुशी से पागल हो गए। पूरे शहर में एक नया नजारा आम तौर पर देखा जाने लगा था। बाहरी संप्रदाय के अनुयायी अब लगातार घूम रहे थे और किसी भी कानून प्रवर्तक को ड्यूटी से विरत देखकर वे हमला कर देते थे। कानून लागू करने वाले लोग क्रोधित हो गए। जैसे ही वे बिल का निपटारा करने की योजना बना रहे थे, सिद्धार्थ प्रकट हुआ और उन्होंने पादने की भी हिम्मत नहीं की। उच्च अधिकारियों ने सिद्धार्थ को भड़काने से बचने के लिए खबर भेजी थी। सिद्धार्थ को एल्डर हॉल का समर्थन प्राप्त था और उसके खिलाफ जाना समझदारी नहीं होगी। कानून प्रवर्तन हॉल ने अधिक आज्ञाकारी होना सीख लिया था। वे एक मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस मौके से पहले वे आसानी से कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि एक बार वह मौका आ गया तो वे सिद्धार्थ को उसकी मौत ला देंगे। इसलिए कानून प्रवर्तन हॉल अस्थायी रूप से सिद्धार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन इससे लुओबो अचंभित रह गया। उसे बाहरी संप्रदाय से हर महीने बड़ी मात्रा में धन मिलता था, लेकिन अब जब कानून प्रवर्तन हॉल कायर हो गया था तो वह यह सब खो रहा था। इसके अलावा वह कीमिया मंडप का हिस्सा था और उसे बाहरी संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। वह केवल अपने मुनाफे को कम होते हुए देख सकता था। बाहरी संप्रदाय अब सिद्धार्थ की भूमि थी और अधिक से अधिक बाहरी संप्रदाय के शिष्य खुद को उसके पक्ष में फेंक रहे थे। लुओबो का उच्चारण डाइकॉन मूली गाजर जैसा होता है। अगर कोई इसे बोले तो यह पहली बात होगी जो आपके दिमाग में आएगी। बाहरी संप्रदाय में पूरे जुआनतियान दाओ संप्रदाय में सबसे ज्यादा लोग थे। इस प्रकार सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों और कार्यकर्ताओं के बीच फैले अंकों की कुल संख्या बहुत ज्यादा थी। उनमें से कई अंक वे धन थे जो माता पिता ने अपने बच्चों के लिए इस उम्मीद में छोड़े थे कि वे एक दिन ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे। सिद्धार्थ अभी उन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह बाहरी संप्रदाय के भीतर एक विपणन मंच स्थापित कर रहा था। 3 बैच के पॉइंट के बाद, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी कीमत अब एक के लिए 50,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थी, आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर रही थी। अनगिनत लोग उन्हें खरीदने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक भी मिलना मुश्किल था। कियान डुओडुओ को जो बात चौंकाती थी वह यह थी कि यह ठीक वैसा ही था जैसा सिद्धार्थ ने कहा था। वास्तव में ऐसे लोग थे जो उसे खोजने गए थे, थोक में पॉइंट खरीदना चाहते थे। वे दूसरे बैच के बाद आए थे। उस समय कीमत 30,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थी और उन्होंने 50,000 देने की पेशकश की थी। कियान डुओडुओ ने सिद्धार्थ के निर्देशों के अनुसार काम किया और उनकी अनदेखी की। तीसरे बैच के बाद वे फिर से आए, 80,000 स्पिरिट स्टोन की कीमत की पेशकश की। कियान डुओडुओ ने 1 लाख की कीमत की पेशकश की थी और अगर वे कीमत चुकाने में सक्षम थे तो वे उन सभी 600,000 अंकों को खरीद सकते थे जो उनके पास अभी भी थे। वह व्यक्ति 2 दिन बाद रहस्यमय तरीके से वापस लौटा था और उसने एक ही घूंट में सभी 6 लाख अंक ले लिए थे। एक छोटे से रिजर्व के अलावा ड्रैगन ब्लड लीजन ने अपने सभी अंक बेच दिए थे। सिद्धार्थ ने कुल 60 अरब मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त किए थे। उन्हें उसके स्थानिक रिंग में एक पहाड़ में पैक किया गया था। एक बार जब वे अंक खरीदे गए तो पर्दे के पीछे का व्यक्ति आखिरकार सामने आया। यह दिव्य जानवर हवेली का हु गुइशान था। हालांकि हु गुइशान अकेले ऐसा करने में असमर्थ था। उसने अपने सभी शिष्यों के मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन ले लिए थे और यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि समुद्री विस्तार में आगे बढ़ने के बाद मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पर उनकी निर्भरता बहुत अधिक थी। आमतौर पर मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में किया जाता था। बहुत से लोग इनका विशाल भंडार जमा नहीं करते थे। पर्याप्त मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बिना उन्होंने अंतर को पूरा करने के लिए उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का उपयोग किया था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। 60 अरब मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन सिद्धार्थ द्वारा पूर्वी बंजर भूमि की शाखा संप्रदाय के पुनर्निर्माण के लिए भुगतान की गई राशि से 10 गुना अधिक थे। इसके अलावा वास्तविक पुनर्निर्माण में केवल 3 अरब लगे। बाकी बचत और अतिरिक्त खर्च के लिए थे।
दूसरे शब्दों में 60 अरब उन शाखा संप्रदायों में से 20 का निर्माण करने के लिए पर्याप्त थे। इससे यह देखा जा सकता है कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय के शिष्यों के पास कितना पैसा था। गुइशान अकेले इसे खाने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने फैन सॉन्ग के हेगमन हॉल और क्यू जिन्यान के फ्लेम गेट के साथ मिलकर काम किया था। केवल सभी के पास पर्याप्त आत्मा पत्थर थे। एक बार जब वे खरीदे गए तो गुइशान और अन्य लोगों ने तुरंत खबर जारी की और सिद्धार्थ का मजाक उड़ाया कि उसने कुछ बेकार स्पिरिट स्टोन के लिए अपने अविश्वसनीय रूप से कीमती अंक बेच दिए। यह चरम सीमा तक मूर्खतापूर्ण था। यह खबर कि सिद्धार्थ ने अपने सारे पॉइंट बेच दिए हैं पूरे जुआनतियान दाओ संप्रदाय में फैल गई। अनगिनत लोगों ने उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाया। केवल सिद्धार्थ ही उन पर व्यंग्य कर रहा था। उसने ड्रैगनब्लड योद्धाओं से कहा कि वे उन पर ध्यान न दें और केवल अपनी संरचनाओं का ठीक से अभ्यास करें और युद्ध का अनुभव प्राप्त करें। अभी सिद्धार्थ बाहरी संप्रदाय का आधिपत्य था। कानून लागू करने वालों की हिम्मत नहीं थी कि वे उसे छू सकें। उन्हें डराने धमकाने वाला कोई नहीं था, इसलिए फेरी वाले वापस लौट गए। सिद्धार्थ ने बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों को शहर के बाहर एक क्षेत्र बनाने को कहा जहां फेरी वाले अपना माल बेच सकें। उसने उन्हें जीने का ऐसा तरीका बताया जिससे शहर की व्यवस्था में कोई बाधा न आए। अगर आपको उच्च गुणवत्ता वाली चीजें चाहिए तो आप शहर के अंदर जा सकते थे, और अगर आपको सिर्फ सड़क के स्टॉल का सामान चाहिए तो आप शहर के बाहर जा सकते थे। वे फेरी वाले अतुलनीय रूप से आभारी थे और उन्होंने सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने की पहल की। सिद्धार्थ ने बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से एक छोटा सा शुल्क लिया और कुछ शिष्यों को उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए भेज दिया ताकि कोई भी उनके लिए फिर से परेशानी पैदा न कर सके। सिद्धार्थ के शासन में बाहरी संप्रदाय तेजी से फलने फूलने लगा। यह पहले से कहीं अधिक समृद्ध था। बाहरी संप्रदाय के सदस्यों की नजर में सिद्धार्थ एक देवता की तरह था और वे उसके सामने खुद को दंडवत करते थे। यहां तक कि कानून लागू करने वालों को भी आज्ञाकारी होना पड़ता था और वे अपने दरवाजे छोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। इस समय सभी लोग नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे थे और मूल रूप से कानून लागू करने वालों की कोई आवश्यकता नहीं थी। सब कुछ शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण था। सिद्धार्थ ने अनिवार्य रूप से उन मामलों को वांग मांग और कियान दुओ को संभालने के लिए सौंप दिया। अपने कुछ बचे हुए अंकों का उपयोग करते हुए उन्होंने एक खजाना वर्ग 7वें स्तर की औषधीय भट्टी पर 5000 खर्च किए। इससे सिद्धार्थ का दिल पसीज गया, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने लंबे समय से गोलियां परिष्कृत नहीं की थीं और उसकी गोली भट्टी उसकी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थी। उसके पास एक गोली खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस गोली भट्टी को केवल मध्यम श्रेणी में गिना जा सकता है। उच्च श्रेणी की भट्टियों की कीमत दसियों हजार अंक होती है, जबकि शीर्ष श्रेणी की गोली भट्टियों की कीमत सैकड़ों हजार अंक या यहां तक कि लाखों अंक होती है। सिद्धार्थ ने उन पर नजर डालने की भी हिम्मत नहीं की। उसे एहसास हो गया था कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय में चाहे आपके पास कितने भी अंक हों, यह पर्याप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां खरीदने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। शहर के भीतर एक निजी कमरे में सिद्धार्थ ने कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को दरवाजे पर पहरा देने के लिए रखा था ताकि कोई उसे परेशान न कर सके। चूंकि वह एक कार्यकर्ता था, इसलिए उसके लिए बाहरी संप्रदाय में रहना अधिक सुविधाजनक था। उसके विशेषाधिकार अभी भी बरकरार थे और वह आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता था, लेकिन वह वहां नहीं रह सकता था। उसके हाथ के ऊपर एक ज्वाला प्रकट हुई। पृथ्वी की ज्वाला अब बहुत अधिक प्रबल हो गई थी, जिससे वह प्रसन्न हो गया। वो लांग ने 2 नई पृथ्वी लपटों को निगल लिया था और अभी भी उनकी सारी ऊर्जा को पचाने की प्रक्रिया में था, लेकिन अब भी इसकी शक्ति में एक अत्यंत स्पष्ट उछाल था। एक बार जब सारी ऊर्जा पच जाती तो हो लांग एक भयानक स्तर पर पहुंच जाता। बहुत समय हो गया जब से मैंने कोई कीमियागिरी की है। क्या मुझमें जंग लग गई होगी? सिद्धार्थ ने भट्ठी को गर्म किया और आदिम अराजकता स्थान से कुछ औषधीय सामग्री निकाली। अभी वह एक 7वें स्तर की औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहा था जिसे बिटर अर्थ मॉर्टल मोल्टिंग पिल के नाम से जाना जाता है। इस गोली का प्रभाव उस सर्वोच्च श्रेणी के दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत के समान था जो उसने अमरपथ में प्राप्त किया था, लेकिन प्रभाव के मामले में यह निश्चित रूप से उसी स्तर पर नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत व्यक्ति की प्रतिभा को बढ़ाता था और व्यक्ति को थोड़ी सी भी पीड़ा महसूस किए बिना उसकी अस्थि मज्जा को साफ करता था। वास्तव में यह अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था, लेकिन बिटर अर्थ मॉर्टल मोल्टिंग पिल ऐसा करने में असमर्थ थी। इसका मुख्य घटक बिटर अर्थ ड्रैगन बोन रूट था और वह चीज कड़वी और तीखी दोनों थी।
जब इसे पाउडर में पीस दिया जाता था तो यह अपने आप जल उठता था। किसी भी मामले में एक बार जब बिटर अर्थ मॉर्टल मोल्टिंग पिल का सेवन किया जाता है तो स्टील का आदमी भी नरम हो जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि जुआंटियन दाओ संप्रदाय के पास दिव्य मॉर्टल मोल्टिंग अमृत भी था जिसे खरीदा जा सकता था, लेकिन इसकी कीमत प्रत्येक व्यक्ति के लिए 800 थी। यह एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के लिए 8 महीने का राशन था और उनके पास इसे वहन करने का कोई तरीका नहीं था। बहुत बढ़िया, कितनी तेज लौ है। सिद्धार्थ ने अभी कुछ सामग्रियों को परिष्कृत करना शुरू ही किया था कि उसने देखा कि शोधन सिर्फ एक सांस में पूरा हो गया था। इससे उसे बहुत खुशी हुई। यह उसकी पृथ्वी ज्वाला के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े होने का परिणाम था। वह जो चाहता था वह तुरंत हो जाता था। यह अविश्वसनीय रूप से आसान था। अगर उसने किसी दूसरी पृथ्वी ज्वाला को वश में कर लिया होता तो यह निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होता। सिद्धार्थ ने पूर्वी बंजर भूमि की घंटी को न सुनने का सही निर्णय लेने के लिए खुद की प्रशंसा की। उस शेर की ज्वाला को वश में करने के बजाय वो लॉन्ग से उसकी आज्ञा का पालन करवाना अधिक भरोसेमंद था। वो लोम की सहायता से सामग्री को पाउडर में बदलना हाथ घुमाने जितना आसान था। वास्तव में जब उसने एक ही शोधन को कई बार दोहराया तो वो लोम उस सामग्री के लिए लौ नियंत्रण को याद कर लेता था और उसका नियंत्रण भी सिद्धार्थ की तरह ही सटीक होता था। समय बीतता गया और आखिरकार गोली भट्ठी के अंदर से एक धमाके की आवाज आई। सिद्धार्थ ने ढक्कन खोला और देखा कि 9 औषधीय गोलियां लकीरों में ढकी हुई थीं और उनमें से तेज औषधीय खुशबू निकल रही थी। हे खजाने की धार में जंग नहीं लगती। 8 9 रिंग वाली गोलियां और एक 8 रिंग वाली गोली। अचू! सिद्धार्थ को अचानक छींक आने लगी क्योंकि औषधीय सुगंध बहुत तीखी थी और इससे उसकी आंखें जलन करने लगीं। उसने जल्दी से उन्हें एक बोतल में डाल दिया। अगले कुछ दिनों के लिए सिद्धार्थ ने अपना क्रिस्टल कार्ड तांग वानेर को दे दिया। बचे हुए अंकों का उपयोग करके उसने तांग वानेर और गुओरान को अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाने के लिए कहा। ड्रैगन ब्लड लीजन के भीतर उन दोनों के पास विकास के लिए सबसे बड़ी जगह थी और वे प्रतियोगिता के दौरान गुट के जीवन के सबसे महान रक्षक होंगे। तांग वानेर पवन जादुई कला सीख सकती थी और जुआंतियान दाओ संप्रदाय के परीक्षण क्षेत्रों में वह आधे प्रयास से दोगुनी तेजी से उनकी साधना कर सकती थी। जहां तक सिद्धार्थ का सवाल है, उसका मुख्य मिशन गोलियों को जल्द से जल्द परिष्कृत करना था। सौभाग्य से हुओ लॉन की सहायता से उसकी कीमिया कलाएं व्यावहारिक रूप से चमत्कारी थीं। गोलियों की एक भट्टी को उसके बिना कुछ किए भी परिष्कृत किया जा सकता था। वो लॉन्ग ने पहले ही प्रक्रिया को याद कर लिया था और सिर्फ 1 दर्जन सांसों में शोधन पूरा हो जाता था। इस तरह की भयानक गति शायद अनगिनत कीमियागरों को शर्म के मारे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगी। इसके अलावा गोलियों की प्रत्येक भट्टी में 9 रिंग वाली गोलियां शामिल थीं। पहली 8 रिंग वाली गोली के अलावा बाकी सभी 9 रिंग वाली थीं। 3 दिन और 3 रात के शोधन के बाद उसके पास 13,000 से अधिक बिटर अर्थ मॉर्टल मोल्टिंग पिल्स थे। हर व्यक्ति के लिए सिर्फ एक गोली ही काफी थी। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो अगर कोई व्यक्ति 2 गोली खा ले तो वह अपंग हो जाएगा। यह एक बहुत ही दबंग गोली थी। सिद्धार्थ ने अपना एकांत छोड़ दिया। बाहरी संप्रदाय बेहद सामान्य था। वह आंतरिक संप्रदाय में गया और पहले की तुलना में बहुत कम लोगों को देखा। कक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं, इसलिए सभी ने पहले से ही अपने सर्वोत्तम साधना पथ चुन लिए थे। वे विभिन्न साधना भूमियों में प्रवेश कर चुके थे क्योंकि वहां उनका मार्गदर्शन करने के लिए विशेष प्रशिक्षक मौजूद थे। क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर लौटते हुए उन्होंने देखा कि अधिकांश शिष्य पहले से ही साधना कर रहे थे। सिद्धार्थ ने रात होने तक इंतजार किया, लेकिन बहुमत अभी तक इकट्ठा नहीं हुआ था। इस समय कानून लागू करने वाले लोग सिद्धार्थ को यह बताने आए कि उसे बाहरी संप्रदाय में वापस लौट जाना चाहिए। परिणामस्वरूप सिद्धार्थ ने उन्हें बस भाग जाने को कहा और उन्होंने एक भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। वे आज्ञाकारी रूप से इसकी रिपोर्ट करने गए, लेकिन अंत में कुछ और नहीं हुआ। सबसे अधिक संभावना है कानून प्रवर्तन हॉल को भी पता था कि वे ऐसी छोटी छोटी बातों पर सिद्धार्थ को कोई परेशानी नहीं पहुंचा सकते। प्रयास को बर्बाद करने के बजाय उन्होंने उसे बस जाने दिया। अंत में ड्रैगन ब्लड योद्धा सभी एकत्र हुए, साथ ही नए ड्रैगन मार्क योद्धा भी मौजूद थे। उन्होंने सामने खड़े व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक देखा। वह एकमात्र व्यक्ति था जो आंतरिक संप्रदाय में उनके व्यक्तिगत वस्त्र पहन सकता था। उन सभी नए चेहरों को देखकर सिद्धार्थ को थोड़ा विदेशी महसूस हुआ, लेकिन उनकी निगाहें कितनी भावुक थीं, यह देखकर वह भी भावुक हो गया। भाइयों, मैं आज आपको कैंडी देने आया हूं। विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।
आइए, हर व्यक्ति एक कैंडी ले सकता है। कैंडी? सब लोग अचंभित थे। वे कैंडी लेने के लिए इकट्ठे हुए थे। गुयांग, गो रैन, आओ और ड्रैगन मार्क योद्धाओं को कैंडी बांटो। सिद्धार्थ ने गो रैन की ओर एक केस फेंका। गो रान ने इसे खोला और देखा कि वे वास्तव में कैंडी थे। उसे नहीं पता था कि ये औषधीय गोलियां थीं। सिद्धार्थ ने चीनी की एक परत जोड़ी थी। ऐसा उनकी गंध को फैलने से रोकने के लिए किया गया था। अन्यथा एक बार यह केस खुल जाने के बाद क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर कोई भी अपनी आंखें खुली नहीं रख पाएगा। ड्रैगन मार्क योद्धाओं, अच्छी तरह से सुनो। अब तुम ड्रैगन ब्लड लीजन में शामिल हो गए हो। मुझे विश्वास है कि ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने तुम्हें ड्रैगन ब्लड लीजन के इतिहास के बारे में बताया होगा। ड्रैगन ब्लड लीजन में तुम्हें उच्च प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस पूरी तरह से वफादार होना है। तुम अपने भाइयों और बहनों को कभी धोखा नहीं दे सकते। वे भी तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे और मुझे भी तुम पर भरोसा है। आज से तुम सच्चे सदस्य बन जाओगे। अपने हाथों में कैंडी निगल लो। चीनी की वह छोटी सी गेंद मार्शल पथ के शिखर की ओर तुम्हारा पहला कदम होगी, सिद्धार्थ चिल्लाया। हाँ बॉस। ड्रैगन मार्क योद्धाओं ने अपने हाथों में छोटी छोटी गेंदें सीधे निगल ली। उनके दिलों में सिद्धार्थ एक देवता था। यहां तक कि अगर वह चाहता कि वे गोबर की एक गेंद भी निगल लें तो भी वे हिचकिचाएंगे नहीं। हे भगवान, मेरा पेट जल रहा है, एक ड्रैगन मार्क योद्धा चिल्लाया। उसके पीछे पीछे बाकी लोगों को भी ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनके पेट में आग जल रही हो। सांस लेने पर उनके मुंह और नाक से लाल भाप निकलने लगी। फिर यह सिर्फ उनके नाक और मुंह से ही नहीं बल्कि उनके कानों से भी निकल रहा था। असल में उनकी आंखों से भी कुछ मात्रा में यह निकल रहा था। यह एक भयावह दृश्य था। भाइयों, डरो मत। यह कड़वी धरती नश्वर मोल्टिंग गोली का प्रभाव है। हमारे अंकों के साथ हम शीर्ष ग्रेड दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत नहीं खरीद सकते थे, इसलिए आपको कुछ कड़वाहट का अनुभव करना होगा। कड़वी धरती नश्वर मोल्टिंग गोली आपकी प्रतिभा को बहुत बढ़ा सकती है, आपकी नींद को स्थिर कर सकती है और आपकी अस्थि मज्जा को साफ कर सकती है। क्योंकि आपकी साधना का आधार उच्च है, इसलिए आपको कुछ अतिरिक्त दर्द का अनुभव करना होगा, लेकिन अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह युद्ध के मैदान में जीवित रहने के लिए है। इसे सहन करें क्योंकि यह सब इसके लायक है, सिद्धार्थ ने कहा। चिंता मत करो बॉस, हम अभी भी सहन कर सकते हैं, एक व्यक्ति चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उसने बात की, उसने लाल भाप खांसकर निकाली जो हास्यास्पद लग रहा था। क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन लाल धुंध में ढक गया। गो रैन, रो मत। वे निश्चित रूप से इसे सहन कर लेंगे, गुयांग ने सांत्वना दी। कौन रो रहा है? यह धुआं। यह मेरी आंखों में जलन पैदा कर रहा है। उफ, मैं इसे संभाल नहीं सकता, मुझे यहां से जाना होगा। यह कहने के बाद गो रान धुएं के एक झोंके की तरह गायब हो गया। उसका शरीर बहुत कमजोर था और वह इस वाष्प को भी संभाल नहीं सकता था। ड्रैगन मार्क योद्धा अब पूरी तरह से लाल हो गए थे, जैसे कि झींगे को अच्छी तरह से पकाया गया हो। सिद्धार्थ ने ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को लगातार अपने शरीर पर पानी छिड़कने को कहा। जब पानी उन्हें छूता था तो ऐसा लगता था जैसे पानी लाल गर्म लोहे पर छिड़का जा रहा हो। उनके शरीर से उबलने जैसी तीखी आवाज आती थी। ड्रैगन ब्लड योद्धा अपनी किस्मत पर खुश हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने पहले ही सर्वोच्च श्रेणी के दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत का सेवन कर लिया था, अन्यथा वे भी अब इस दर्द का अनुभव कर रहे होते। ड्रैगन मार्क योद्धा ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें आग में पकाया जा रहा हो। उनकी त्वचा उखड़ रही थी और उसमें से काला तरल पदार्थ रिस रहा था। उस तरल पदार्थ की गंध बेहद घिनौनी थी। यह देखकर ड्रैगन मार्क योद्धाओं ने अपना संकल्प दृढ़ कर लिया। वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि यह अशुद्धियां थीं जिन्हें औषधीय ऊर्जा ने उनके शरीर से बाहर निकाल दिया था। यह उनके लिए बेहद फायदेमंद बात थी। हालांकि उन्हें असहनीय दर्द महसूस हुआ, लेकिन वे सिद्धार्थ के आभारी भी थे। उन्होंने दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत के बारे में सुना था और वे यह भी जानते थे कि वे इसे खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ पीक ग्रेड दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत के समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक अलग विधि का उपयोग करने में सक्षम होगा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। हालांकि इन ड्रैगन मार्क योद्धाओं में औसत प्रतिभा ही थी, लेकिन खून और आग की उस लड़ाई ने उनकी इच्छाशक्ति को मजबूत कर दिया था। यह ऐसी चीज थी जो कई विशेषज्ञों के पास नहीं थी। दर्द लगभग 3 दिनों तक रहना चाहिए। एक बार जब ये 3 दिन बीत जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप पूरी तरह से बदल गए हैं। इतना कहकर सिद्धार्थ क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत से चला गया। जैसे ही वह जा रहा था,
उसे अचानक कुछ याद आया और उसने गो रैन से उसके लिए एक आवेदन पत्र भेजने को कहा। वह आवेदन कीमिया मंडप के लिए था। सिद्धार्थ उनके शिष्यों में से एक बनने और इस तरह के पद का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर रहा था। उसने अपनी कीमिया क्षमताओं और उस संबंध में अपने अनुभव को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया। बॉस, अगर आपने सोचने के लिए अपनी गांड का इस्तेमाल किया तो यह स्पष्ट है कि आपको मना कर दिया जाएगा। आपने उनके एक शिक्षक को पीटा। क्या आप मुझे जाकर शाप खाने के लिए नहीं कह रहे हैं? गो रैन ने कड़वाहट से कहा। अगर आप इसका पता लगा सकते हैं तो मैं भी लगा सकता हूं। वे निश्चित रूप से मेरे आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उनके दृष्टिकोण और कारण को दर्ज करना चाहता हूं, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है फिर। गो रैन ने असहाय होकर अपनी चमड़ी मोटी कर ली और आगे बढ़ गया। उसे पता था कि शायद उसे गालियां मिलने वाली हैं। सिद्धार्थ ने खुद को बाहरी संप्रदाय में अलग थलग करना जारी रखा। इस बार वह एक अलग गोली को परिष्कृत कर रहा था। यह बहुत प्रसिद्ध स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय गोली थी। यह एक ऐसी गोली थी जिसकी सभी समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को आवश्यकता थी। इसकी औषधीय ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली थी और यह समुद्री विस्तार विशेषज्ञ के साधना आधार को सबसे तेजी से बढ़ा सकती थी। जब तक आपका क्षेत्र पर्याप्त रूप से ऊंचा था, आप इसे बिना किसी दुष्प्रभाव के खा सकते थे। यह एक अत्यंत चमत्कारी लेकिन कीमती औषधीय गोली थी। ज्वांटियन दाओ संप्रदाय में एक नॉरिंग स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय की गोली की कीमत 1 अंक है। एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य अपने सभी अंक उन पर खर्च कर सकता है और उसे केवल 100 अंक मिलेंगे। यह सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय की गोली सामान्य औषधीय गोलियों से अलग थी। इसे गुनगुनी गोली के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि इसकी औषधीय ऊर्जा बहुत मजबूत थी, लेकिन इसका असर बहुत धीमा था। तेज असर देखने के लिए आपको लगातार इनका सेवन करना पड़ता था। उनमें से 100 को 3 दिन में खाया जा सकता है। केवल उसी गति से औषधीय प्रभाव स्पष्ट होगा। यही कारण था कि कई शिष्य सैकड़ों या हजारों अंक जमा करके रखते थे ताकि उन्हें बड़ी संख्या में स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय की गोलियां मिल सकें। जब उन्हें लगता था कि वे एक स्तर आगे बढ़ने वाले हैं तो वे जितनी ज्यादा हो सके उतनी खरीद लेते थे और अगले अवरोध पर हमला करने के लिए एकांत में चले जाते थे। स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय गोली इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण गोली थी। इसकी तुलना अस्थि फोर्जिंग क्षेत्र की अस्थि तड़का गोलियों से की जा सकती है। ये दोनों क्षेत्र औषधीय गोलियों के पहाड़ को ढेर करने पर आधारित क्षेत्र थे। टकराना। सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी भट्टी का ढक्कन खोला। वह चौंक कर चिल्लाया, वो लॉन्ग, तुम सच में अद्भुत हो। अंदर 9 गोलियां थीं, जिनमें से 7 नॉरिंग गोलियां थीं, और यह उनके पहले प्रयास का परिणाम था। अन्य कीमियागरों के लिए गोलियां बनाने में सफलता की दर 30% से अधिक नहीं होगी। अपनी पिलगॉड यादों के साथ भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी पहली कोशिश में नॉरिंग वाली गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। इसके अलावा उनमें से 7 थीं। वो लूम उसकी बाह से उड़कर उसके खिलाफ रगड़ने लगा। इसने उसे एक मानसिक संदेश भेजा। उस संदेश ने सिद्धार्थ को चौंका दिया। इससे पहले सिद्धार्थ वो लॉन्ग की भावनाओं को समझ सकता था, लेकिन यह पहली बार था जब उसे एक पूर्ण मानसिक संदेश मिला था। हालांकि यह बहुत स्पष्ट नहीं था, एक बच्चे की बड़बड़ाहट के समान वह सामान्य अर्थ समझ सकता था। वो लॉन्ग व्यक्त कर रहा था कि वह बड़ा हो गया है और अब कुछ चीजों में सिद्धार्थ की मदद कर सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक अस्पष्ट संदेश था, लेकिन इसने सिद्धार्थ को प्रसन्न कर दिया। इसका मतलब था कि वो लॉन्ग की आत्मा पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी और वह ठीक से संवाद कर सकती थी। यदि इसमें पूर्ण आत्मा होती तो इसमें आध्यात्मिक शक्ति भी होती। जब यह भविष्य में गोलियों को परिष्कृत करता तो यह गोलियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उस आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता था। नॉरिंग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सिद्धार्थ को सक्रिय रूप से परिष्कृत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अभी हुओ लूम की आध्यात्मिक शक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी। इसे बढ़ने के लिए कुछ और समय की जरूरत थी। इस खोज ने सिद्धार्थ को बहुत खुश किया। 2 शक्तिशाली पृथ्वी लपटों को भस्म करने के बाद वो लॉन्ग अब अपनी भयानक क्षमता प्रदर्शित कर रहा था। अगर वह और अधिक पृथ्वी लपटों को भस्म कर सकता तो यह उसका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता बन जाता। खुद को शांत करने के बाद सिद्धार्थ ने शोधन जारी रखा। वो लॉन्ग की सहायता से उसकी गति बढ़ गई और वह एक दिन में 10,000 से अधिक स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय की गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम था। वे मूल रूप से सभी नॉरिंग थे। हालांकि इतने सारे शोधन के बाद वो लॉन्ग को आराम की जरूरत थी। सिद्धार्थ ने उसे वह समय दिया।
जहां तक खुद का सवाल है, उसने उस समय का फायदा औषधीय तत्वों को पाउडर में परिष्कृत करने में उठाया। सच तो यह है कि गोली को परिष्कृत करने का सबसे ज्यादा समय लेने वाला काम था उसमें मौजूद तत्वों को पाउडर में बदलना, क्योंकि इसमें बहुत सारी सामग्री थी और सभी को अलग अलग प्रसंस्करण की जरूरत थी, इसलिए गोली को परिष्कृत करना बेहद जटिल था। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। गोलियों को परिष्कृत करना सूप पकाने जैसा नहीं था। जब वह औषधीय सामग्री को परिष्कृत कर रहा था तो उसने अपनी साधना के आधार को मजबूत करने के लिए कुछ स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय की गोलियां भी खाईं। आधे महीने तक सिद्धार्थ ने गोलियों को परिष्कृत किया और इसी तरह साधना की। जैसे जैसे उसने स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय की गोलियों को भोजन की तरह खाया, वह समुद्र विस्तार के 7वें स्वर्गीय चरण में आगे बढ़ गया। जहां तक उसके पास स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय गोलियों की संख्या का सवाल है, वह संख्या 1,00,000 को पार कर गई थी, जिससे सिद्धार्थ बहुत खुश था। यह जानना जरूरी था कि इन सभी को परिष्कृत करने में उसे एक भी अंक खर्च नहीं करना पड़ा था और बाजार में मौजूद हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स की तुलना में उसकी गोलियों का असर कई गुना ज्यादा था। यह कहना कि उसकी एक गोली बाजार में उपलब्ध गोलियों से 10 गुना ज्यादा कीमती थी थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इसका असर निश्चित रूप से 7 गुना ज्यादा था। उसकी गोलियां शीर्ष ग्रेड तक पहुंचने से बस थोड़ी दूर थीं, अन्यथा वह इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि जैसे ही हुओ लॉन्ग ने अपने शरीर में अर्थ फ्लेम एसेंस को अवशोषित किया, वह अचानक 2 हिस्सों में बंट गया और फिर 2 से 4 हिस्सों में। सिद्धार्थ के पास अब 4 फ्लेम ड्रैगन थे। तुमने कोई योग्यता जागृत की? सिद्धार्थ को यह देखकर झटका लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हुओ लॉन्ग अपनी क्षमताओं को जागृत कर लेगा, क्योंकि वह मजबूत होता जा रहा था। वह अब विभाजित शरीर बनाने में सक्षम था और उनमें से प्रत्येक उसका अपना शरीर था जो स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम था। 4 ज्वाला ड्रैगन खुशी से सिद्धार्थ के चारों ओर तैर रहे थे। वो लोग अपनी जन्मजात क्षमता को जागृत करने के लिए अवर्णनीय रूप से उत्साहित था। मुझे आश्चर्य है, क्या यह काम कर सकता है? सिद्धार्थ को अचानक एक विचार आया और उसने एक और गोली भट्ठी निकाली। ज्वाला ड्रैगन में से एक के साथ संवाद करते हुए उसने उसे गोली भट्ठी की ओर भेज दिया। ओ लांग, तुम सचमुच अद्भुत हो। सिद्धार्थ यह देखकर चौंक गया कि वह गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए किसी भी फ्लेम ड्रैगन को नियंत्रित करने में सक्षम था और वह एक ही समय में 2 का उपयोग कर सकता था। अपनी खुशी में वह तांग वानेर के पास गया, क्रिस्टल कार्ड लिया, 3 और 7वें स्तर की भट्टियां खरीदीं और उन सभी को एक साथ आजमाया। परिणाम 4 धमाके थे और ये धमाके गोलियों के निर्माण से नहीं थे। सभी 4 शोधन विफल हो गए थे। सिद्धार्थ ने चारों फ्लेम ड्रैगन को देखा, चारों फ्लेम ड्रैगन ने भी उसकी तरफ देखा। काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे सचमुच थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। सिद्धार्थ अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह और हुओ लॉन्ग दोनों ही बहुत उत्साहित थे। इसके अलावा वो लॉन्ग अभी अभी 4 भागों में विभाजित होने में कामयाब हुआ था। अपने विभाजित शरीरों पर उसका नियंत्रण अभी भी कठिन था और उस तरह की कीमिया करने का कोई तरीका नहीं था। चारों को नियंत्रित करने के लिए सिद्धार्थ को बहुत अधिक आत्मिक ऊर्जा का उपयोग करना होगा और अभी वह बहुत उत्साहित भी था, जिससे असफलता मिली। ऐसी उथल पुथल वाली स्थिति कीमिया के लिए उपयुक्त नहीं थी। लेकिन इस अनुभव के साथ सिद्धार्थ ने जल्दी से खुद को समायोजित कर लिया। उसे अपने स्वयं के नियंत्रण पर भरोसा करने के बजाय 4 ज्वाला ड्रैगन पर अपने आध्यात्मिक नियंत्रण का उपयोग करना पड़ा। परिणाम जल्दी ही आ गए। चारों परिशोधन एक ही समय में सफल हुए। प्रत्येक भट्टी में 9 गोलियां थीं। हालांकि उच्चतम गुणवत्ता वाली गोली केवल 7 रिंग वाली थी, जबकि सबसे खराब 3 रिंग वाली थी। वो लोम की बुद्धि बहुत तेज थी, इसलिए उसे पता था कि यह अच्छा परिणाम नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, यह बहुत सामान्य है, इसलिए शिकायत मत करो। हमें अपने सहयोग पर काम करने की जरूरत है। चूंकि आपने एक ही समय में गोलियों को परिष्कृत करने के लिए 3 और शव निकाले हैं, इसलिए हमें गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ समय चाहिए। इतनी जल्दी शोधन में सफल होना पहले से ही आश्चर्यजनक है। सिद्धार्थ ने हुओ लॉन्ग को दिलासा दिया और 4 भट्टियों के साथ शोधन जारी रखा। शोधन की कठिनाई काफी अधिक थी, इसलिए एक ही समय में 4 को परिष्कृत करना कुछ ऐसा था जिसे शायद कीमिया की दुनिया में असंभव माना जाएगा। उनके लिए अपने दूसरे प्रयास में सफल होना बहुत ही चौंकाने वाला था। यह उनके आध्यात्मिक संबंध का परिणाम था। सिद्धार्थ ने इस प्रयास की गोलियों को सीधे खा लिया और उन्हें नाश्ते से अधिक कुछ नहीं समझा। 13 प्रयासों के बाद वो लोंग का अपनी लॉ पर नियंत्रण बढ़ रहा था
और सिद्धार्थ के सहयोग को जोड़ते हुए वे अंततः नॉरिंग गोलियों से भरी भट्टियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे। उनकी कार्यकुशलता को 4 गुना बढ़ाने से सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। इस तरह वह आसानी से एक दिन में 40,000 स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय की गोलियां प्राप्त कर सकेगा। जब वह गोलियों को परिष्कृत नहीं कर रहा था तो वह हुओ लांग को पृथ्वी ज्वाला सार को अवशोषित करने में मदद करके आराम करने में मदद कर रहा था। आधा महीना और बीत गया। सिद्धार्थ ने 10 लाख से ज्यादा स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय की गोलियां परिष्कृत कर ली थीं। 3 दिन और शोधन के बाद उसके द्वारा संचित स्वर्गीय सितारा सागर विलय गोलियों की संख्या 1,300,000 से अधिक हो गई, जिसमें 1 लाख गोलियां पहले भी शोधित की गई थीं। जब वह 1,400,000 गोलियों के करीब पहुंच गया तभी उसने रुका। इस महीने में हुओ लोंग और भी मजबूत होता गया और उसकी आध्यात्मिकता भी तेजी से बढ़ी। सिद्धार्थ को अचानक एक विचार आया और उसने गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया हुओ लोंग को सौंप दी। वर्तमान हुओ लांग का अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण था। हालांकि जब उन्होंने सहयोग किया था तब की तुलना में इसने अपने दम पर परिष्कृत की गई गोलियां कम गुणवत्ता की थीं, फिर भी इसकी गुणवत्ता काफी अधिक थी। जब इसने अपने आप ही हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स को परिष्कृत किया तो यह नॉरिंग पिल्स को भी परिष्कृत कर सकता था। हालांकि वे अब शीर्ष ग्रेड के करीब नहीं थे, जैसे कि जब वे एक साथ काम करते थे। वे अल्केमी पैवेलियन द्वारा बेची गई गोलियों के समान ही थे। गोलियों को परिष्कृत करना हुओ लोंग की आध्यात्मिक शक्ति के लिए बहुत कठिन था। सिद्धार्थ को चिंता थी कि यह सतर्क नहीं रहेगा और उसने इसे पूरी ताकत से काम न करने को कहा। अगर यह थक जाता है तो यह अपने शरीर में बची हुई पृथ्वी ज्वाला ऊर्जा को पचाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। उसकी मदद से हुओ लांग ने पृथ्वी ज्वाला ऊर्जा के अधिकांश भाग को पचा लिया था। उसने अनुमान लगाया कि एक बार हुओ लांग ने उस सारी ऊर्जा को परिष्कृत कर लिया तो वह ज्वाला तेंदुए से कमजोर नहीं होगी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि हुओ लोंग ठीक से आराम करेगा, सिद्धार्थ आखिरकार एकांत से बाहर आ गया। शहर अभी भी शांतिपूर्ण था, हर कोई नियमों का पालन कर रहा था। कानून लागू करने वालों ने कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। बाहरी संप्रदाय के अनुयायी आम लोगों के संरक्षक बन गए थे। उन्होंने कानून लागू करने वालों की जगह पूरी तरह ले ली थी और शांति बनाए रखने में सक्षम थे। वास्तव में इन बाहरी संप्रदाय के कुछ अनुयायी समय मिलने पर आम लोगों की मदद करते थे। वे उनके साथ शिकार पर जाते थे ताकि उनका युद्ध अनुभव बढ़ सके और उन्हें बचने के गुर सिखा सकें। आखिरकार सिर्फ जुआंटियन दाओ संप्रदाय के राशन पर निर्भर रहना अवसरों के अपने हाथ में आने का इंतजार करने जैसा था। सिद्धार्थ को प्रेरणा के रूप में लेकर बाहरी संप्रदाय के शिष्य आम लोगों के बीच से कुछ युवा शिष्यों को शिकार पर ले जाते थे ताकि वे अनुभव प्राप्त कर सकें। वे कम खतरनाक क्षेत्रों में शिकार कर सकते थे ताकि उनके परिवार खा सकें। जब सिद्धार्थ एकांत से बाहर आया तो उसे लगा कि बाहरी संप्रदाय में स्वर्गोछाल परिवर्तन हो गया है। बाहरी संप्रदाय के शिष्य अब आम लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे, जैसे कि वे एक परिवार हों। यह देखकर सिद्धार्थ सीधे भीतरी संप्रदाय में गया। इस बार उसने देखा कि भीतरी संप्रदाय मूलतः वीरान था। वहां अब लोगों का समुद्र नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि इस समय सभी लोग प्रशिक्षण ले रहे थे क्योंकि आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। उन्होंने और अधिक समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। बॉस, आप वापस आ गए। जब सिद्धार्थ वापस लौटा तो गो रैन ड्रैगन मार्क योद्धाओं को प्रशिक्षण दे रहा था। गर्व भरे भाव के साथ उसने कहा, देखो अब तुम इन भाइयों के बारे में क्या सोचते हो। ड्रैगन मार्क योद्धाओं ने भावुक भाव से सिद्धार्थ को देखा। जब से उन्होंने सिद्धार्थ द्वारा खिलाई गई कैंडी खाई थी, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे पूरी तरह से बदल गए हों। इसके अलावा 1 महीने के नारकीय प्रशिक्षण के बाद वे अंततः अपना स्वयं का प्रकाश छोड़ना शुरू कर रहे थे। यदि वे पहले जंग लगे ब्लेड थे तो अब उन्होंने अपनी तीक्ष्णता को प्रकट करने के लिए उस जंग को उतार दिया था। बहुत बढ़िया, अब आप अंततः अपनी तीक्ष्णता दिखा रहे हैं। आप ड्रैगन मार्क योद्धाओं के नाम को बदनाम नहीं करेंगे, सिद्धार्थ ने प्रशंसा की। 1 महीने के बाद ये शिष्य नए लोग लग रहे थे। यह सिर्फ बिटर अर्थ मॉर्टल मोल्टिंग पिल का असर नहीं था। यह निश्चित रूप से इस बात से संबंधित था कि गुओ रान और अन्य लोगों ने किस तरह धैर्यपूर्वक उन्हें प्रशिक्षित किया था। इस प्रशंसा से वे असीम कृतज्ञता महसूस करते थे। ईश्वर समान अस्तित्व के लिए उनकी प्रशंसा का एक शब्द भी उनके खून में उबाल ला देता था। दिनों की गिनती करें तो प्रतियोगिता तक अभी भी आधा महीना बाकी है। मैं इस बार सभी को कुछ प्रोत्साहन देने के लिए आया हूं। प्रत्येक व्यक्ति को 100 नॉरिंग हेवनली स्टार सी मर्जिंग पिल्स मिल रही हैं, सिद्धार्थ ने कहा। सच में, बॉस, गो रैन चौंक गया। सिर्फ गो रैन ही हैरान नहीं था।
हर कोई उलझन में था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि हर व्यक्ति 100 अंक इस्तेमाल कर रहा था? क्या उनके सारे पॉइंट बिक नहीं गए थे? उनके पास अभी भी इतने सारे पॉइंट कैसे बचे थे? वे हैरान थे। सिद्धार्थ ने कहा, जहां तक उनके आने का सवाल है, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि आप सभी ने मुझे बॉस कहा है, इसलिए मैं अपने भाइयों को भूखा नहीं मरने दूंगा। आप सभी मध्य सागर विस्तार या उससे भी नीचे हैं। ये 100 स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय की गोलियां आपके लिए कम से कम एक क्षेत्र ऊपर उठने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि यह आपके लिए उन तथाकथित कुलीन प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन बिटर अर्थ मॉर्टल मोल्टिंग पिल और आपके नारकीय प्रशिक्षण के माध्यम से आपके परिवर्तन के कारण युद्ध के मैदान पर आपके जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ गई है। इस प्रतियोगिता के लिए हम अपनी उपलब्धियों की परवाह नहीं करते हैं और हमें पुरस्कारों की भी परवाह नहीं है। हमारा बस एक ही मिशन है, पूर्ण बने रहना। जितने भी लोग प्रतियोगिता में जा रहे हैं, मैं अंत में उतने ही लोगों को जीवित देखना चाहता हूं। अगर तुम में से कोई मर गया तो मुझे तुम्हें वापस खींचने के लिए पाताल लोक में जाना पड़ेगा। छी, मेरा खाने और पीने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मर सकते हो? क्या तुम्हारा बॉस इस तरह से हार नहीं जाता? हर कोई हंसा, लेकिन सिद्धार्थ के शब्दों में भावना ने उन्हें संरक्षित पोषित महसूस कराया। इसके अलावा आपको उन तथाकथित स्वर्गीय प्रतिभाओं की तुलना में हीन महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपको ऐसा महसूस करना चाहिए कि वे हीन हैं। यदि आपकी स्थिति बदल दी गई तो वे जरूरी नहीं कि उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाएं जिन तक आप वर्तमान में पहुंचे हैं। इसके अलावा आपके द्वारा सामना की गई बाधाओं के बावजूद आप अभी भी दृढ़ रहने में सक्षम थे। यह सबसे बड़ी चीज होगी जिस पर आप मार्शल पथ के शिखर की ओर चढ़ते समय भरोसा करेंगे। यही कारण है कि आपका बॉस भी कहता है कि यदि आपको कष्ट उठाना है तो आपको जल्द से जल्द कष्ट उठाना चाहिए। अधिकांश तथाकथित अभिजात वर्ग नदी में तैरती नावों की तरह आसानी से अपने स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन जैसे ही वे लड़खड़ाते हैं, उनके लिए फिर से ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। साधना एक मैराथन है और यह इस बारे में नहीं है कि कौन सबसे तेज दौड़ता है या कौन सबसे सुंदर दौड़ता है। यह इस बारे में है कि कौन सबसे दूर तक दौड़ सकता है। मैं आपकी आंखों में आत्महीनता देखता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज से उस बेकार की भावना को छोड़ दें। यदि आपको गर्व करने के लिए कोई पहलू नहीं मिलता है तो बस मेरी ओर देखें। बस मेरा अनुसरण करने में सक्षम होना, सिद्धार्थ, गर्व के योग्य कुछ है। सिद्धार्थ ने अपनी छाती थपथपाई। मालिक। वे सभी शिष्य भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए और खुशी मनाने लगे। हालांकि सिद्धार्थ को इस तरह का कौशलरहित दिखावा पसंद नहीं था, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे उन्हें अपना आत्मविश्वास खुद बढ़ाना था। बिना किसी आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति मार्शल पथ पर ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। अगर उन्हें अपना आत्मविश्वास नहीं मिल पाता तो वे बस उसकी पूजा कर सकते थे। जब तक वह गिरता नहीं, तब तक उनका आत्मविश्वास भी नहीं डगमगाता। गोरान, स्वर्गीय सितारा सागर विलय गोलियां वितरित करें। तुम बदमाश, क्या तुम्हें पिटाई की जरूरत है? वे कैंडी नहीं हैं। सिद्धार्थ ने देखा कि गो रैन चुपके से उसके द्वारा दी गई गोलियों की जांच कर रहा है, इसलिए उसने उसे एक लात मारी। प्रत्येक व्यक्ति को 100 स्वर्गीय सितारा समुद्र विलय की गोलियां प्राप्त हुईं। इससे सिद्धार्थ भावुक हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, चारों ओर बांटने के लिए पर्याप्त मांस नहीं था। एक बार जब ये सभी गोलियां वितरित कर दी गईं, तो उनमें से कोई भी यहां खड़ा नहीं रहा। वे जल्दी से स्वर्गीय सितारा सागर विलय गोलियों के भीतर औषधीय ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए एकांत में चले गए। ड्रैगन मार्क योद्धाओं के लिए 100 गोलियों के साथ एक क्षेत्र को आगे बढ़ाना कोई समस्या नहीं थी। यहां तक कि 2 क्षेत्र भी संभव थे। लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के लिए जो देर से आगे बढ़े थे, आगे बढ़ना इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने पहले से कितना संचय किया था। जैसे ही स्वर्गीय तारा सागर विलय की गोलियां विभाजित हुईं, एक शिष्य अचानक यह खबर देने आया कि क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत पर एक आगंतुक आया है। जब उसने थके हुए झेंग वेनलोंग को आते देखा तो सिद्धार्थ ने आखिरकार राहत की सांस ली। मैंने सितारों से प्रार्थना की, मैंने चांद से प्रार्थना की और अंततः तुम आ गए।